अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 2 दिन की छुट्टी के बाद ज़ुहैब की शक्ल पे ये रोशनी देखिए। ये रोशनी 14 अगस्त की है। वैसे 14 अगस्त का हमारा बिल्कुल हमारा सेलिब्रेटरी वीक शुरू हो गया है। हमारी तैयारियां पूरी हो रही हैं। पूरे मुल्क भर में आप देखेंगे झंडे झंडियां सब रेडी हो रहे हैं। प्लांटेशंस के लिए लोग बहुत सारे रेडी हो रहे हैं। और आपका भी देखें क्या जबरदस्त, हम भी पाकिस्तान जोन में आ गए हैं। हमारी टाइपोग्राफी भी है। बिल्कुल भाई आज का दिन बहुत ही बेहतरीन इसलिए है क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही हैं, बहुत सारी सीरियस चीजें भी हो रही हैं पाकिस्तान के मुताबिक। आज क्या है? आज इंटरनेशनल यूथ डे है। यानी मेरा और आपका, यानी आपका मेरा और आपका और मेरा दिन है। इंटरनेशनल यूथ डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मैं जरा यूथ से बस निकलता जा रहा हूँ, आप अभी थोड़ा सा और अभी टाइम है। नहीं, आई थिंक हम दोनों के पास बहुत टाइम है। तो जी इंटरनेशनल यूथ डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी। आज हम उन सारे हीरोज़ को जो यूथ में हैं और रिप्रेजेंट करते हैं यूथ को, उनको सेलिब्रेट करेंगे। बहुत अमेजिंग कारनामे हमारे बच्चों ने। मिसाल आप हैं, जितने भी हमारे यूथ, और अभी तो आगाज है उन लोगों का, यानी ये तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। और अभी से ही जो उन्होंने झंडे गाड़ना शुरू कर दिया है वो नजर आ रहा है कि आगे क्या करेंगे फिर। बड़ा ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही, जबरदस्त। ठीक है जी, यूथ से आगे बढ़ते हैं। और इकबाल ने कहा था ना कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमर। ये शेरो शायरी जो ज़ुहैब सुबह सुबह कर लेते हैं ना, जबरदस्त। उसके बाद और ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये क्या यार, आप देखें ना, मैंने कहा ना कि इस वक्त वो वही चल रहा है इस वक्त। और बहुत सारी ऐसी भी बातें हुई हैं ओलंपिक्स में जिसकी वजह से हमारा सर बुलंद है और ये सारे कौमी नगमे और सब हमारे दिलों में। और याद है ना सरवत, वो बचपन में यानी एक अजीब ही फील होता था, और वही फील अभी भी है यकीनन। लेकिन जब मिली नगमे, कौमी तराने बजाए जाते थे, एक अजीब सी कैसी टाइम होता है कि पुराना जमाना याद आता है। एक मोहब्बत का जो एक जज्बा है ना, वो कोई किसी से नहीं छीन सकता। बिल्कुल ऐसे, ये एक ऐसा जज्बा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी चलते हैं अपनी अच्छी बात की तरफ। अच्छी बात, बिल्कुल। आप हमेशा अच्छी बात लाती हैं और जरूर बताइए आज भी। बिल्कुल जी, आज की हमारी अच्छी बात है कि एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी ही है ज़ुहैब, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये वो स्किल्स हैं, ये वो हुनर हैं जो आपको बहुत दूर आगे लेके जाएंगे। तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, हॉबीज़ उनकी होती है, उन हॉबीज़ को वो प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो नो जॉब इज़ द बेस्ट जॉब। अगर आपको उससे मोहब्बत नहीं है, उस जॉब से इश्क नहीं है, वो जब तक आपका पैशन नहीं होगा, आपका फेवरेट स्किल नहीं होगा, आप वो दिन एंजॉय नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ है कि जब आप अपने करियर पे आगे बढ़ते हैं तो फिर होता ही है कि आपने जो स्टडी की होती है, तो कभी कभार ये होता है कि आपको सक्सेस उसमें नहीं मिलती है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मेडिकल पढ़ रहे हैं तो आप मेडिकल में एडमिशन आपका हो जाए, आप डॉक्टर बन जाए। तो इससे होगा ये जो आपने अच्छी बात बताई है कि आप कोई क्राफ्ट या कोई स्किल अपनी ऐसी होगी कि अपनी फील्ड को तब्दील करना और अपना रोजगार के मौके आपके खुल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप एक जगह फोकस ना करें, डाइवर्सिफाई करने की तरफ जाएं, और डिमांड ऑफ द डे भी यही है। और एजुकेशन के साथ साथ इसमें खूबसूरत बात यह है कि आप एजुकेशन के साथ साथ स्किल बेस्ड लर्निंग के कोर्सेज ले सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लेकिन अगर उन्हीं लोगों के पास स्किल होता तो वो अपना बिजनेस खोल सकते हैं। SMEs का आप देखें कि फैसलाबाद में कितनी छोटे पैमाने पर लोगों ने कारखाने लगा हुआ है, बिजनेस चल रहा है, कमा रहे हैं लोग। तो ये हो गई अच्छी बात हमारी। अब हम चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। बिल्कुल, टॉप स्टोरीज की जानिब अगर चले तो पहली स्टोरी है हमारी वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि फलस्तीन में स्कूल पर बच्चों पर हमला खुली जारियत है, इजराइल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना यह भी है कि गाज़ा में स्कूल पर इजराइल फोर्सेस के हमले की मजम्मत करते हुए उन्होंने ये कहा कि इजराइल की ये ब्रूटैलिटी एक्ट की सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और ये बहुत ब्लेटेंटली ब्रूटैलिटी हो रही है, बहुत खुले आम। UN पॉलिसीज़ को, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उन सब को रद्द करके वो अपना ये ब्रूटल किलिंग्स जो है वो कंटिन्यू करें। और मियां शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी इसराइली सफाकियत रोकने के लिए
अमली इक़दामात करें। तो एक वाज़े तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ PM पाकिस्तान ने पेश किया है और ये कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इस पर और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अच्छा, हम यूथ की बात कर रहे थे सरवत, एक मैंने और आपने, हम दोनों ने एक ऐसी आवाज़ सुनी कि दिल जिससे हिल दहल के रह गया, यकीन कीजिए। और नाज़रीन को भी हम चाहेंगे कि वो ज़रा आवाज़ सुने, वो किस बच्ची की और वो क्या पुकार रही है इस वक्त, ज़रा पहले वो देखिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। ये एक ही बच्ची की नहीं, बल्कि ये हर बच्चा जो फ़लस्तीन में ब्रूटैलिटी का शिकार है, ये उनकी आवाज़ है। और ये हम इंटरनेट पे भी देखते हैं, हम हर जगह सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं कि बच्चों के साथ ख़ास तौर पे कितना जुल्म हो रहा है और इसमें कोई एंड नहीं है। बिल्कुल, और OIC का प्लेटफॉर्म मुस्लिम उम्मा को, अरब वर्ल्ड को वो पुकार रही है, रो रो के पुकार रही है। जिन ख्यालात का, तासुरात का, इमोशंस का इजहार उसने किया, उसने कहा कि आपकी रगों में कौन सा खून दौड़ रहा है, यानी बेहिस्सी की बस उस लिमिट को आप पहुंच चुके हैं कि बच्चे, औरतें, हॉस्पिटल्स पर हमले, स्कूल्स पर हमले, लेकिन इस्लामी दुनिया खामोश है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें खामोश है, नहीं कर रही है। तो इस बच्ची को अब कौन जवाब देगा? उसने यही कहा है, उसने कहा है कि मैं क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ूंगी, सवाल करूंगी और मैं माफ नहीं करूंगी आपको। तो दिल पसीज जाने चाहिए, ये जुल्म और ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सरवत, दूसरी टॉप स्टोरी हमारी सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक है। कौमी असम्बली के 3 हल्कों में वोटों की दोबारा गिनती करने का फैसला आज सुनाया जाएगा। ये कौन कौन से हल्के हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हेयरिंग की थी। बेंच में जस्टिस नदीम अख्तर और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने ये फैसला करने का आज वो फैसला करेंगे। तो ये जनाब 3 सीट्स हैं। NA 81 लोधरा की सीट है, NA 154 की कौमी असम्बली की सीट है गुजरावाला की, और NA 79 की सीट है। इसमें हुआ ये कि ये जो लोधरा की NA 81 की सीट है, यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जीते, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने उसको चैलेंज किया और फिर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती की और फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जितवाया, यानी उनके नोटिफिकेशन जारी हुआ। फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने फैसला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के खिलाफ दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये समाअत हुई है और आज इसका फैसला सुनाया जाएगा कि इन तीनों निशिस्त का होना क्या है और किसकी तरफ जाएंगी। 11:30 बजे ये फैसला आएगा और फिर हम आपको इस पे अगली बार अपडेट भी ब्रेकिंग न्यूज आपको फौरन मिलेगी 365 पर, सबसे पहले आपको उसकी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरी हमारी स्टोरी है साबिक वजीर आजम और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह साकिब शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क मुल्क इसलिए नहीं चलता क्योंकि हर कोई अपना फायदा देखता जा रहा है, ओट की पासदारी नहीं करता और अपने ओट की पासदारी नहीं करता। और पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टीज हैं जो अपने अपने विजन को लेके चल रही हैं, सब इकट्ठा होके पाकिस्तान को एक मुल्क के लिए, एक मुल्क की तरह उसको आगे नहीं बढ़ा रहे जी। अच्छा, एक उन्होंने बड़ी अहम बात की है और आज के जो मामला चल रहे हैं, सियासी मामला चल रहे हैं, इसमें रेलेवेंट भी है। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहां सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो एक सवालिया निशान उन्होंने ये जो गुज़श्ता इंतखाबात हुए इस पर भी लगाया है और इससे पहले भी, यानी हिस्ट्री में जो तारीख में जो इंतखाबात होते रहे उस पर भी वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगी, तब तक ये मुल्क जो है, क्योंकि जब इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी तो मुल्क में एक जो जेन्युइन डेमोक्रेसी आएगी और लोगों की नुमाइंदा हुकूमत आएगी और जब वो फैसले करेगी तो अवाम उसे बैक भी करेंगे। तो शाहिद खान ये कह रहे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रह चुके हैं और अब किनारा कशी इख्तियार की उन्होंने, और वो ये भी कह रहे हैं कि अवाम हर चीज को लेके बहुत परेशान है, चाहे वो बिजली है, पेट्रोल है, पानी है, जॉब्स है, ये सब चीजें एक नेशनल लेवल पे फिक्स होने की जरूरत है। और उनके इस बयान को वेटेज इसलिए भी दिया जाएगा क्योंकि वो साबिक वजीर आजम भी हैं, तो जो वो कह रहे हैं वो अपने तजुर्बात की बुनियाद पर कह रहे हैं, वो ये सब कुछ देख चुके हैं, गुजर चुके हैं इससे। जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, हमारी 4th टॉप न्यूज है माउंटेनियर के बारे में। पाकिस्तानी माउंटेनियर है मुराद सपारा,
जो ब्रॉड पीक की मुहिम जुई के दौरान शदीद जख्मी हो गए, उनके सर पे लगा है, वो जख्मी हुए हैं और पहाड़ से गिरकर 4000 से बुलंद 8 मीटर्स मुराद सफारा के केटू समेत वो उनको सर पे लगा है। देखिए अब एक बात यह है कि इसमें सफारा फैमिली जो है ये बहुत ज्यादा यानी माउंटेनियर्स और कुछ इस पैशन की तकमील के लिए एक जान भी चली गई थी और वो बड़ा हमें अफसोस भी हुआ, उनके बेटे ने वो उनको ढूंढा था जाके और सारी चीजें। तो हम ये दुआ करते हैं कि वो जख्मी हुए। आई ऑल्सो फील एक बहुत जरूरी बात है यहाँ पे कहना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इट्स अबाउट टाइम कि हम स्पोर्ट्स को, माउंटेनियर्स को, इन सारी चीज़ों को, इन सारे जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं इनको सपोर्ट करना शुरू करें, उनके लिए एक सिस्टम बनाएं ताकि जो पैशन रखते हैं, जो पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं पूरी दुनिया में जाके, उनको अपनी लोकल कंट्री से भी सपोर्ट मिले, वो हेल्प मिले जो वो पूरी दुनिया के सामने लोग हैं जो करते हैं। और वज़ीर आला जीबी ने मुराद सतपारा को रेस्क्यू करने के लिए इंतजामात की हिदायत की और कहा है कि फौरी तौर पर उनको रेस्क्यू किया जाए। तो अब हमारे पास लास्ट जो टॉप स्टोरी है वो हमारी बेहतरीन स्टोरी है। पेरिस ओलंपिक्स जो हैं वो कल रात को उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई। हमारे पास क्योंकि इतने अमेजिंग शानदार हीरो हैं अरशद नदीम, उन्होंने गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान को 62 नंबर पे रागिब किया है और 62 नंबर पे। हाँ, और ये शायद ना होता अगर हमारे पास अरशद नदीम का ये गोल्ड मेडल नहीं अगर होता। ये ना होता अल्लाह ना करे, ये ना होता, गोल्ड मेडल ना जीते या कोई मेडल ना जीते, तो फिर आपको पता है हम कहाँ होते? हम 100+ में होते हैं। हम 84, 82 और 80 पे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक 195 कंट्रीज में 62 पे आना बुरा नहीं है, बट वो जैसे इंडिया से हमसे पीछे है, 5 उनके पास मेडल्स हैं। ये जो खुशियां मिलती है ना हमें कि इंडिया किधर है और हम किधर है। लेकिन जी अरशद नदीम पाकिस्तान आए, उनको वाटर ग्रेनेड का भी इस्तकबाल हुआ, पूरा जो एयरपोर्ट था वो भरा हुआ था शायकीन के साथ और उनको जो प्रेज करने आए हैं प्राउड पाकिस्तानी जमा हुए थे। ये इख्तितामी तकरीब के मनाज़िर आप देखें, कितना ये एंड सेरेमनी है, लास्ट सेरेमनी है कार्निवल का समा है। सब अरीना में आके अपने झंडे जब लहराते हैं तो एक अलग ही बात होती है। हम भी स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की मैं एम्बेसडर हूँ, मैं जब स्पेशल ओलंपिक्स गई तो उसमें 195 कंट्रीज जब अरीना में आती हैं और वो अपने अपने झंडे लहरा रही होती हैं और उसके बाद जब आप पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए जा रहे होते हैं, आई कैन नॉट टेल यू वो फीलिंग ही क्या होती है। आपको लगता है कि आप बस ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब अरशद नदीम की हम बात कर ही रहे हैं, ये तो आप मनाजिर देख रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी के। ये जो क्लोजिंग सेरेमनी है ना, इससे कड़ी कहीं बड़ा इस्तकबाल कहाँ हुआ है? पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान की गलियों में, सड़कों पे लोग निकल आए बाहर, अरशद नदीम को वेलकम किया, इनामात की भरमार हो गई। अच्छा, बेस्ट बात यह है कि हर कोई इतना खुश था इनकी जीत पे और अचीवमेंट पे कि हर किसी ने ऐलान किया कि जी हम इतने करोड़ों, इतने लाखों, इतनी गाड़ियां, इतने घर दे रहे हैं। लेकिन जैसे गौहर रशीद ने इंटरनेट पे कहा कल कि ये सारे जो इनामात आप दे रहे हैं उनकी रसीदें प्लीज हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि कहने को तो बहुत लोग कहते हैं लेकिन पता नहीं मिलता है या नहीं। लेकिन हो चुका है ना ऐसा, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ऐसा बहुत से हीरोज के साथ हो चुका है कि बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स उनके साथ हुई और फिर वो बेचारे चक्कर लगाते रहे ऑफिस के और उनको कुछ नहीं मिला। और ये भी कहते हैं ना कि जरा इमोशंस में फैसले नहीं करने चाहिए, तो आप माना कि आप बहुत खुश हैं, दिनों बात कर ले, लेकिन वो फैसला करे, वो गिफ्ट दे उनको जो उन तक पहुंचे और ना सिर्फ यानी 10 की जगह 2 लाख का दे, लेकिन दे दे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी ज़ुहैब कि नॉट जस्ट अरशद नदीम, बल्कि हमारी जितनी भी यूथ है, हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, उनको ये सपोर्ट की, इस पैसे हो या ना हो, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने की बहुत जरूरत है, उनके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाने की बहुत जरूरत है। देखिए अब हमने क्या किया, आपने बहुत चालाकी की है सरवत ने कहा कि ज़ुहैब ये जो इनामात के ऐलानात हो रहे हैं ना, इसको हमें एक एक लिखना है। हाँ। लिस्ट बनानी है पूरी, किसने क्या ऐलान किया है, ताकि बाद में अगर कोई मुकरने की कोशिश करे तो हम 365 पर उनको बुला के पूछे वहां भाई कहाँ है वो पैसे। तो ये रिपोर्ट हमने सरवत ने तैयार करवा ली हमारी टीम के साथ मिलकर। देखिए, पाकिस्तान अज़्मो हिम्मत की पहचान, मुल्क कौम का नाम ऊंचा करने वाले अरशद को पाकिस्तानी कौम का सलाम। वापसी पर कौम के इस अजीम बेटे का शानदार इस्तकबाल किया गया। साथ ही मुख्तदिर शख्सियात और इदारों ने अरशद नदीम के लिए
खतीर रुकूम और इनामात का भी ऐलान किया। सिंध हुकूमत की जानिब से 5 करोड़, पंजाब हुकूमत ने दिए 10 करोड़, निजी टीवी चैनल ने दिया अरशद नदीम को अपार्टमेंट, लाहौर के एक रियल एस्टेट ग्रुप का प्लॉट देने का ऐलान, मारूफ बिजनेसमैन ने दी ब्रांड न्यू कार। यही नहीं, फ्यूल कंपनी की जानिब से अरशद नदीम के लिए गाड़ी और लाइफ टाइम के लिए फ्यूल फ्री करने का ऐलान। गवर्नर सिंध ने दिए 10 लाख रुपए, गुलकार अली जफर और क्रिकेटर अहमद शहजाद की जानिब से 10-10 लाख का ऐलान। अरशद नदीम की पजराई में घर वाले भी पेश रहे। वतन वापसी पर ससुर की जानिब से भैंस तोहफे में मिली। उम्मीद है ये इनामात सिर्फ ऐलानात तक महदूद नहीं रहेंगे। 365 न्यूज के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन का भी अरशद नदीम को सलाम। जी जनाब, तो ये सारे ऐलानात सबने देख लिए हैं। रसीदें देनी है आपने जी। अरशद नदीम को सबने सलाम भी पेश किया है, सब कुछ भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अरशद नदीम के बारे में सरवत हुकूमत की तरफ से बहुत ये कहा जा रहा है कि ये जो अचीवमेंट है इसमें हुकूमत का किरदार है, उनका भी इनिशिएटिव विजन है। तो ये भी हम बात करेंगे और कुछ सियासी मामला पर भी बात होगी, जो सियासी जमातों के आपस में ताल्लुकात हैं, फिर अदालती मामला भी कुछ चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि जरा अपडेटेड हो जाएं और मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमत में है उनके रहनुमा सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। तलाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। जी सर, तलाल हमारे साथ है। जी सबसे पहले तो अरशद नदीम के शानदार फतह पर आपको मुबारकबाद देते चले। वजीर आज़म की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ये अरशद नदीम की जो सक्सेस है वो शहबाज शरीफ साहब का एक विजन था। तो उस विजन के बारे में ज़रा बताइए हमें कि ये क्या विजन था और उन्होंने कब ये कंसीव किया और ये कब राह तकमील पे तक पहुंचे। 62 पे हैं हम और दीगर खेल। और बिल्कुल देखिए, इसका जवाब ये है जो कल खुद नदीम अरशद साहब ने आके कहा कि मैं तो प्रोडक्ट हूँ, या मैं तो सबसे पहले वजीर आजम जब चीफ मिनिस्टर थे तो यूथ जो प्रोग्राम था उसमें फेस्टिवल जो होता था उसमें मुझे मौका मिला और उसके बाद मेरा टैलेंट आगे उभर के आया। तो ये विजन की बात है। और फिर इसी यूथ फेस्टिवल और इस यूथ एक्टिविटी को नाम नहाद नैब खा गया और बेड़ा गर्क कर दिया। वो फेस्टिवल और वो खेलें और वो सब कुछ खत्म हुआ। और ये तो एक खिलाड़ी हैं, इस तरह के और कई खिलाड़ी और जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पे तो जगह नहीं बना सके, लेकिन कम से कम नेशनल लेवल पे उन्होंने वो जगह बनाई। वो इस यूथ प्रोग्राम में से निकले थे। तो ये विजन था जो जिस विजन को सबोताश और तबाह बर्बाद जो है वो बेजात तनकीद ने भी मीडिया की किया और उसके बाद नैब में भी। जी, इस विजन पे तो हम मजीद भी बात करेंगे। सर मुझे ये बताएं कि कुछ अरसे पहले मार्च में तकरीबन अरशद नदीम साहब का जैवलिन जो स्टिक है वो टूट गया था। अब उस तरफ उस वक्त वो विजन किधर था और वो हेल्प अरशद नदीम साहब को क्यों नहीं मिली गई? बिल्कुल सरवत, ये हम सवाल जरूर करेंगे उनसे। और हमने एक सोचा है कि कल या परसों हम थोड़ा सा ओलंपिक की जो कारकर्दगी और दीगर स्पोर्ट्स की जो कारकर्दगी है वो क्यों तनज़ुली का शिकार है, इस पर हम एक एक्सटेंसिव बहस भी करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। अभी तलाल साहब सवाल ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये बयान दिया, वाज़ेह तौर पर उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले पर अमल होना है, यानी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे और उस पर अमल ना करें। तो क्या ये तो हम देख ही रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, जिस तरह कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल बनती जा रही है। तो नून लीग और अदलिया का टकराव होता देखा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई टकराव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो कहा, पार्लियामेंट का भी उन्हें पता होना चाहिए और यकीनन वो समझते होंगे कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और उस कानून और आइन के मुताबिक काम करना तमाम अदारों का, सुप्रीम कोर्ट समेत सबका काम है।
आइन में कोई नई शिक डालना, रीराइट करना या किसी भी किस्म का कोई तब्दीली करना सिर्फ पार्लियामेंट का काम। सो पार्लियामेंट के अलावा अगर कोई फैसलों से ये काम किया जाए कि किसी का आइन रीराइट कर दिया जाए या तब्दील कर दिया जाए या उसमें अपनी मंशा डाल दी जाए, तो वो मुनासिब नहीं है। जज साहब का कहा गया था आंखों पे, लेकिन पार्लियामेंट की जो इज्जत और तकरीम है वो पिछले 75 साल में वो इन्हीं चंद फैसलों की वजह से खत्म हुई, और आज पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट की बजाय वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन गई है। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट का रोल भी तस्लीम किया जाना चाहिए कि आइन बनाना, आइन में तब्दील करना, आइन की कोई किसी भी किस्म की जरूरत के मुताबिक नई अमेंडमेंट करना, वो सिर्फ पार्लियामेंट करना। सर, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत और इदारों में जितना ताउन इस वक्त है आज से पहले कभी नहीं था, लेकिन गुज़िश्ता अरसे में हमने ये भी देखा है कि पीटीआई ने भी यही एक दफा बयान दिया था। तो कल और आज में क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए, बनी पीटीआई, उसके बाद उसी इदारों को मीर जाफर और मीर सादक और जानवर भी कहा करते थे, और उन्हीं इदारों को वो बहुत कुछ और भी कहते थे। तो वो तो उनकी वो कन्वीनियंस है। जिस दिन तक उनके साथ कोई हो तो बहुत अच्छा है, जब वो कोई उनके साथ ना खड़ा हो, खुद के जायज नाजायज कामों के पीछे ना खड़ा हो, उनको कंधों पे बैठाकर इक़्तिदार तक ना बैठाए, तो फिर वो खराब है। हमारी तो पहले दिन से ये ख्वाहिश थी कि अदारों को हुकूमत के साथ ही खड़ा होना चाहिए, अदारों को वक्त की हुकूमत के साथ मिलके काम करना चाहिए। तो ये बिल्कुल अगर आज यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमें इस बात की जी। अच्छा, एक और चीज़ है, बड़े लोग परेशान हैं। सोशल मीडिया का दौर है, कनेक्टिविटी का दौर है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश चल रही है, एक्स को बंद किया हुआ है, वो बड़ा एक मसला है। क्या काम कर रही है हुकूमत इस सिलसिले में? लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं इस पर। देखिए, गुजारिश ये है कि हम हमेशा से ही अदारों के साथ टकराव की बजाय हम कोशिश करते रहे हैं कि अगर कहीं गलती या कमी कुताही हुई है तो उसको आइंदा वो अदारे ना करें। आइंदा अदारे अपने कानून और आइन के दायरे में रहें। जब तक वो आइन के कानून के दायरे में हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो किसी किस्म का इख्तलाफ होने का चांस ही कोई नहीं। जी जी जी। अच्छा, इंटरनेट की बंदिश से मुताल्लिक बताइए, आपसे सवाल किया था, वो तो आपने इदारों से मुताल्लिक बता दिया कि आपकी उम्मीद यही है और आप यही समझ रहे हैं कि कोई ऐसा टकराव नहीं होगा। इंटरनेट की बंदिश का क्या कहते हैं आप? लोग परेशान हैं इस सिलसिले में। देखिए, हुकूमत का इसका कोई क्यों इंटरनेट स्लो करेगी? यकीनन कई टेक्निकलिटी, कोई दुनिया भर में कोई सिस्टम्स में कई दफा कोई ना कोई इशू आता है, तो हुकूमत की जो पीटी है वो इस पे डिटेल अपना बयान करता भी रहता है, वो इस पे बात भी करता है क्योंकि उन्हीं का ये डोमेन है। तो मेरा ख्याल है कि बिला वजह से एक किसी पर ये इल्जाम बार बार हुकूमत पे लगा देना, उससे उसकी बजाय थोड़ी बहुत पहले जरा तहकीक कर लेनी चाहिए। ठीक है सर। सर, इस वक्त फिलहाल पूरे पाकिस्तान में आईपीपीज़ का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। हुकूमत उस बारे में क्या कहना चाहेगी? किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है इस मसले को, और क्या कर रही है हुकूमत? देखिए, आईपीपीज़ का मसला यकीनन उसमें भी कोई बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा मसला जो है वो हमें तो पाकिस्तान के हर अदारे में रिफॉर्म्स का मसला है, इकोनॉमी को बेहतर करने का मसला है, लोगों की आमदन बढ़ाने का मसला है। सबसे पहला मसला तो पैदा हुआ है जब 100 से डॉलर 300 का हुआ, और ये सारा कुछ अदम इस्तेकाम जो है, सियासी अदम इस्तेकाम से हुआ है। और ये सियासी अदम इस्तेकाम जो है ये 2017 में साकिब निसार लेड सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से शुरू हुआ। अच्छा भला 100 का डॉलर था, गरीब का चूल्हा चलता था, पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही थी, बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज थी, हर चीज बेहतर थी, महंगाई मिनिमम थी, मार्कअप मिनिमम था।
लेकिन फिर यकीनन ऐसे फैसलों ने दबाव बर्बाद किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। तो मेरा ख्याल है अगर अदारे जो हैं उनके फैसले इन लाइन जो कि हों, जो कि इस्तेकाम देने के लिए, और पाकिस्तान तो यकीनन इकोनॉमी जब बेहतर होगी तो ये वाले जो मसाइल हैं, वो बिजली की कीमत हो, YPP जो आप कह रहे हैं, सारी चीजें ठीक हो गई। आप इदारे के फैसले की भी बात कर रहे हैं और आपके जमात के कुछ रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो PTI को मुमकिन उनके मुताबिक रिलीफ मिल रहा है उस पर बड़े शुकुक शुबहात का इजहार भी कर रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तो वाज़े वो कर देते हैं, आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं बानी PTI का, ये ज़रा बताइए। कोई मुस्तकबिल नहीं है उनका, जो लोग जोर लगा रहे हैं उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए या उनका मुस्तकबिल देखने के लिए, तो वो कोई चीज मुस्तकबिल उनका बस अडियाला के इर्द गिर्द है। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें सुबह सुबह टाइम दिया। आपसे फिर हम बात करेंगे, शुक्रिया आपके टाइम का। तो तलाल साहब ये कह रहे हैं कि बानी मुस्तकबिल अडियाला जेल ही है उनके मुताबिक, उनके मुताबिक हाँ। ऐसा ही है। तो बिल्कुल ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक पे हम जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारी बहुत अमेजिंग न्यूज भी है, अपडेट भी है, की बात हम करेंगे। मईशत इकॉनमी हमारी कैसे स्टेबल होगी या होने जा रही है, हो चुकी है, क्या है इसमें सूरत हाल। तो एक ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन और हजरात टू राइज एंड शाइन। हम तो राइज भी हो गए हैं, शाइन भी हो गए हैं। कोशिश यही है कि आप भी हमारे साथ राइज एंड शाइन करें। बिल्कुल जी, कोई मईशत की बात कर लेते हैं, इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। मईशत अगर मजबूत होगी, स्टेबल होगी, तो मुल्क का आम आदमी जो है उसकी खुशहाली की बात होगी। तो तरक्की के लिए अब क्या किया गया है कि पाकिस्तानी मईशत कैसे तरक्की करेगी, इसका फार्मूला तैयार किया गया है। बरतानवी माहिर मुआशियात की निगरानी में 5 साला प्लान तैयार किया गया है। हुकूमती ज़राए ये बताते हैं कि मईशत की बेहतरी का मंसूबा 14 अगस्त को, अच्छा यानी 14 अगस्त को ये सबकी नजरें इस पर होंगी कि वो क्या प्लान बनाया गया। इस मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे और हुकूमती ज़राए का ये भी बताना है इससे मुताल्लिक कि मुजव्वज़ा मुआशी एजेंडा और रोड मैप 5 साला ये मंसूबा है जिसमें पेश किया जाएगा। 5 साला एक प्लान होगा जिसको पेश किया जाएगा और उसको फॉलो किया जाएगा। मुजव्वज़ा मुआशी प्लान को स्टीफन डर्किन मंसूबे का नाम दिया गया है। ज़राए का ये बताना है कि 2028 तक सालाना 6% मुआशी तरक्की का हदफ तजवीज़ किया गया है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है ये। 6% तो ऐसा है कि आप तरक्की पजीर ममालिक की तरफ फिर बहुत तेजी के साथ तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ हम बढ़ जाएंगे अगर ऐसा होता है। आपको पता है ना ज़ोएब, ये प्लान सबसे पहले पाकिस्तान ने ही शुरू किया था और उसको इम्प्लीमेंट किया डिफरेंट कंट्रीज ने बहुत सालों पहले, और आज फिर हम देख रहे हैं कि हमारे लिए कोई ये प्लान बना रहा है। बिल्कुल, और देखिए ना, ये बात है कि अगर प्लान बनाया गया है, अब देखना सिग्निफिकेंस इस चीज़ की है कि उस प्लान पर अमल दरामद होता है। क्योंकि जब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती रही है कि हुकूमतें तब्दील होती हैं तो प्लान्स भी तब्दील होते जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि कुछ मुल्क के लिए जो प्लान्स बनते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए, आप अपनी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन उन प्लान्स पर सख्ती से फॉलो किया जाता है और इसी तरह दीगर मुल्कों ने भी तरक्की की है। तो हम बात करते हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने ज्वाइन किया है। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि ये जो, चले इस प्लान की बात कर लेते हैं कि 5 साला प्लान तजवीज़ किया गया है और 14 अगस्त को इसका ऐलान भी होगा। 6% तरक्की की शरह रखी गई है। पहले इस प्लान को कैसे देखते हैं, इस आइडिया को आप कैसे देखते हैं? देखें पाकिस्तान में व्हाट नीड्स टू बी डन इज लार्जली नोन। तो पहले तो अगर तशखीस कर लें, तशखीस ये है कि जब तक ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ से मतलब है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, नौकरियां नहीं बनेंगी, नौकरियां नहीं बनेंगी तो 1 मिलियन से 2 मिलियन जो यूथ एंटर करता है इनटू दी वर्कफोर्स, उसको हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। सो ये हमारा लार्जर टारगेट है बियॉन्ड द IMF स्टेबलाइजेशन।
अगर इस टारगेट को लेकर चलें तो हमेशा पाकिस्तान जब भी ग्रो करना शुरू करता है, यानी कि इकोनॉमी का हुजम बढ़ना शुरू करता है, तो वो डेट फाइनेंस्ड होता है, या हम फिजिकल यानी कि मालियाती खसारे को बढ़ाते चले जाते हैं और पैसे डालते चले जाते हैं। इसके बाद एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज आ जाता है, यानी कि आपको पता है कि करंट अकाउंट यानी कि बैरूनी खसारा इतना बढ़ जाता है कि हम अनसस्टेनेबल हो जाते हैं। ये है पाकिस्तान इकोनॉमी की ग्रोथ की सिचुएशन। अच्छा, यहीं से थोड़ा सा आगे, यहीं से आगे, जैसे आपने कहा कि ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जनरेट होगी एक्टिविटी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये बताइए कि 19.5 जो इंटरेस्ट रेट है अभी, उस पर आप समझते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, स्पेंडिंग्स होंगी, बोरोइंग्स होंगी, तो रेट भी हमें बतदरीज कम करना पड़ेगा? तो ये बात आपकी दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी जो रूम टू कट है वो ज़्यादा है, इसलिए कि 6% रियल रेट जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन 12% पे है और जो आपका पॉलिसी रेट है वो 19.5% पे है। पाकिस्तान में नॉर्मली ये गैप 2 से 4% का रहता है। आई थिंक एज यू मूव फॉरवर्ड देयर इज़ क्लियर रूम टू कट सो दैट जो शरह सूद है वो कम हो और लोगों को आसान एक साथ पर आसान निर्खों पर मनी जो है वो मुहैया हो, यानी कि ऑन लोअर इंटरेस्ट रेट पीपल कैन गेट एक्साइटेड टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान। ये एक चीज़ है। दूसरी है कि आपकी इसी वजह से, जो आपने बिल्कुल सही चीज़ सामने रखी, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 13% पे है। ये 50 साल हिस्ट्री का लोएस्ट है, 50 साल हिस्ट्री का लोएस्ट है। सो इसको प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को लेकर बढ़ाना है। इसकी कंपैरिजन ये है कि जिस मुल्क को आप कहते हैं कि हमारा बेहतरीन दोस्त है, उसमें ये शरह 40% है, इर्द गिर्द के ममालिक में 25 से 30% है। सो दूसरी ये चीज़ ज़रूरी है, आपके इंटरेस्ट रेट से ये लिंक्ड है। तीसरी चीज़ ये है कि जब तक बाहर बेचेंगे नहीं तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का कंस्ट्रेंट सा है कि हम एकदम खाई में गिर जाते हैं, इस तरह समझ लीजिए इसको, ये रिमूव करने के लिए जो एक्सपोर्ट को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो मेजर आ रहा है आपका बिजली से, गैस से, पेट्रोलियम से, सो उसको ठीक करना है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें डीरेगुलेट करना है। वन विंडो ऑपरेशन, प्लान तो सही। जी 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 जी, यानी अगर हम आज आपसे गुफ्तगू करें तो 15 मिनट में प्लान तो यही है, इसमें कोई और नई चीज दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट ऐड नहीं कर सकता। ये बताइए कि आम इंसान, आम आवाम जो है वो इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, बहुत सारे डेट्स हैं लोगों के ऊपर, तो उससे आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, इन्फ्लेशन में मेन जो कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है वो तो ये है कि अपनी जो पैदावारी सलाहियत को ठीक करने के लिए मुल्क को डीरेगुलेट करें ताकि ज़्यादा चीज़ें पैदा हों। वीट ज़्यादा पैदा हुई तो आपको कीमत कम दिखाई दी। बिजली के पूरे सेक्टर को, गैस के पूरे सेक्टर को ठीक करें, सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन आ रही है वो कम होना शुरू होगी। और तीसरी चीज़ जो हुकूमत कर सकती है, जो सबसे बड़ी चीज़ उनके पास है, तो यह कि अपने खसारे कम करें। अगर खसारे कम करेंगे तो उससे पाकिस्तान की जो नोट छपना है वो कम हो जाएगा। और खसारे टैक्स बढ़ा के कम ना करें बिकॉज वो इन्फ्लेशनरी होता है, बल्कि अपने खर्चों को संभाल कर। हमने इस बजट में भी टैक्सेस की मद में बहुत काम किया है, पर एक्सपेंडिचर की मद में बहुत कम काम किया है। अब ये तीन चीज़ें करना, सप्लाई साइड एंड ये सारी जो चीज़ें हैं, इसकी जो मैंने गुफ्तगू की है, ये फंडामेंटल्स हैं। पैदावारी सलाहियत बढ़ाना, खसारे कम करना। हम जो दूसरी साइड है वो तो कर ही रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया, हमने डिमांड को कम किया मॉनेटरी टाइटनिंग से। देखिए, मॉनेटरी टाइटनिंग एक बड़ा ब्लंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। असल चीज़ वो है जो मैंने आपने पूछी और मैंने पहले सामने रखी। बिल्कुल। अब ये सारे काम अगर हम कर सकते हैं तो अगले 3 साल में इसके लिए हमें बिल्कुल, आपने सही कहा, आपने सही कहा, बिल्कुल बजा फरमाया कि ये इन्फ्लेशन, यानी आप देखें कि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो फिर आप इकोनॉमी को स्टॉल कर देते हैं, ग्रोथ आपकी रुक जाती है और उससे फिर जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और सारी चीज़ें। तो ये गुज़श्ता 3-4 सालों में हमने देखा खगन साहब, ये हिकमत अमली अपनाई गई, और जब क्राइसिस में होती है इकोनॉमी तो ये अपनाई जाती है हिकमत अमली के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए। आप समझते हैं ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं हो गया ये प्रोसेस, जिसकी वजह से मुश्किल हो रहा है वापस आना हमें? देखिए, जब भी IMF के साथ किसी मुल्क की इंगेजमेंट होती है तो उनका एक इंस्ट्रूमेंट इकोनॉमी को स्लो करना जो है वो मॉनेटरी टाइटनिंग होता है, और उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में इस्तेमाल किया। उससे पाकिस्तान की ग्रोथ जो है, पिछले साल तो
मतलब 2.4% थी, इस साल 3.5 के करीब चली जाएगी। सो ग्रोथ की हमने सैक्रिफाइस दी, जैसे आप फरमा रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। सो उससे पिछले साल जाएं तो ऑलमोस्ट 0% बल्कि -0.2% ग्रोथ थी। इन सब तीनों सालों को अगर आप देखेंगे तो एक स्टैगफ्लेशनरी सा, यानी कि लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन में रही इकॉनमी, और इकॉनमी को स्लो करना पड़ा, इंपोर्ट्स को तोड़ना पड़ा। इससे एक मैक्रो स्टेबिलिटी तो आ गई है, बट जो हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया है वो इससे किया है कि इस मैक्रो स्टेबिलिटी को यूज़ करना है कि फंडामेंटल काम, चाहे वो रेवेन्यू सेक्टर में हो, एक्सपेंडिचर के सेक्टर में हो, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में हो, पाकिस्तान की पावर सेक्टर को ठीक करने में हो, चाहे वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की सर ये बताइए कि सियासी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, किसी भी मुल्क में सर्टेनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान में इनबिल्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये हम 77 साल हो गए हैं इसको देख रहे हैं। अगर हमने इसको सरकमवेंट करना है, ये तो जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इस वक्त एटमॉस्फेयर दुनिया का भी यही है। एक ये भी याद रखिए, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम US टू बांग्लादेश, कहीं भी आप देखेंगे तो एक सियासी जिसे कहेंगे कशमकश है वो चल रही है। वो पाकिस्तान में हाइटेंड है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। पर हमें एटलीस्ट स्टेट को एग्जीक्यूटिव टीम्स, प्रोफेशनल टीम्स ऐसी बनानी चाहिए जिसमें इकोनॉमिक सर्टेनिटी, जिसमें फूड सिक्योरिटी की सर्टेनिटी, एनर्जी की सर्टेनिटी आए। हर चीज़ का हल भी मौजूद है। जहाँ ये अनसर्टेनिटी मौजूद है पॉलिटिकल पाकिस्तान में, पर अगर आप ये प्रोफेशनल सेटअप्स बनाएंगे, असल फेलियर जो आ रहा है पाकिस्तान का, आप यकीन करें, बहुत बात होती है पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल, पाकिस्तान में टेक्निकल विल कहाँ है, पाकिस्तान में प्रोफेशनल कैपेबिलिटी कहाँ है। जितनी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, इस एक एक का खाका खुद बिल्कुल आपने मुख्तसर वक्त में खाका साहब बहुत ही यानी जो अहाता किया है, दरिया को कूजे में बंद किया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वक्तन आपको जहमत देते रहेंगे। मईशत से मुताल्लिक खाकान नजीब साहब हमारे साथ है और वो यही कह रहे थे, क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि गैर यकीनी की सूरत हाल, वो किसी भी सूरत की गैर यकीनी हो, सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल हो, अमन ओमान की सूरत हाल हो, तो जो भी गैर यकीनी अनसर्टेनिटी होगी वो ज़हर कातिल है मईशत के लिए। तो इस पर हमें पॉलिसी जरूर बनानी। बिल्कुल, ज़ुहैब ने बड़ी सीरियस बातें की हैं, लेकिन अब हम जा रहे हैं एक लाइट हार्टेड और अमेजिंग इंस्पिरेशनल स्टोरी की तरफ। एक छोटा सा पैकेज है नस्ट के स्टूडेंट्स। फार्मूला क्या, ये फार्मूला बनाया, कुछ फार्मूला बनाया है, फार्मूला कार बनाई है, लेकिन हम इस पे जरा एक सेकेंड मुझे कुछ याद आ गया, ध्यान से बात करेंगे। पहले हम चाहेंगे इसको आप हटा दो, वो फार्मूला कैसे बना था, वो कैसे बना था, वो हम नया फार्मूला, पानी का फार्मूला होता है, क्या होता है, क्या होता है पानी का बुलबुला। फार्मूला क्या पानी का? H2O ऑक्सीजन का क्या है? अच्छा, ये पैकेज देखे ना आप जरा, तो सब तो ऐसी बातें करती रहती है। एक छोटा सा पैकेज है, आप लोग देखिए। विल बी राइट बैक। नौजवान, मुल्क का फख्र, मुल्क की पहचान, मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान, जहां की मिट्टी ने एक से बढ़कर एक ज़हीन, फित्तीन और काबिल नौजवानों को जन्म दिया। जवानों में शामिल हैं कराची की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होनहार और बासलाहियत नौजवान। नस्ट फार्मूला स्टूडेंट्स टीम के नाम से मशहूर तलबा का ये ग्रुप 2012 से फार्मूला स्टाइल गाड़ियां तैयार कर रहा है। ये तलबा हर साल अपनी तैयार करदा गाड़ी यूके में होने वाले FSD यानी फार्मूला स्टूडेंट यूके कंपटीशन में लेकर जाते हैं। इस साल होनहार तलबा के इस ग्रुप ने एक ऐसी गाड़ी तैयार कर ली है जो पेट्रोल के साथ साथ बैटरी से भी चलती है। इस हाइब्रिड व्हीकल को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की सपोर्ट और ताउन हासिल। क्या बात है, आपने ये पैकेज देखा, बेहतरीन। वही हम कहते हैं ना कि मुल्क के नौजवान, ये मुल्क उन पर इन्हिसार कर रहा है। यानी हमें यकीन है कि मुल्क एक यानी सेफ हैंड्स में है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हम यकीन कर सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये हमारे हीरोज़ हैं जो हमारा फ्यूचर बनाएंगे, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार जब हम होंगे तो इनका नाम हिस्ट्री में लिया जाएगा। जी तो जनाब, नस्ट के स्टूडेंट्स हैं, यूथ डे पे हम अपनी यूथ को सामने आपके लेकर आ रहे हैं ताकि आप और आपके बच्चे भी
इन जैसे नौजवानों की तरह एस्पिरेशनल हीरोज़ बने। तो जी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, आज हम उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ज़हीन लोगों। ज़हीन लोगों, हमारा फ्यूचर। वो जहानत है जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ज़ुहैर, आप अपने आप को अंडरमाइन ना करें। जी हमारे साथ है मौजूद अनीस अहमद, आयशा, फाइज एंड एहतिशाम। तो जी भाई ये तो हम दंग रह गए, पैकेज तो हम हमने सिर्फ देखा सुनेंगे ही। अब, और सवाल भी खुद ही करो, जवाब भी खुद ही, हम सिर्फ सुन रहे हैं। क्या भाई क्या किया है, ये क्या काम किया? क्या किया है और ये सबसे पहले तो ये आइडिया आया कैसे? First of all, me and my team are very thankful to 365 News to have us on board. It is basically a society based in NAS, जो कि 2012 में फॉर्म हुई थी एज ए FIT। कुछ स्टूडेंट्स का भाई पहले खवातीन से बात देखें, पहले खवातीन, पहले जब भी होगा हम हमारी तो देखें, हमारा कौमी बस में हम बैठे हो सीट पे, कोई खातून आ जाती है, लेडीज फर्स्ट। फिर आप बैंक में क्यों में लगते हैं तो हम खातून को आए करते हैं, तो यहाँ पे भी हम। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमारी जो टीम है वो 2012 में फॉर्म हुई थी एज एन FIP। हम स्टार्टिंग में जो है कंबशन व्हीकल्स बनाते थे, कम्प्लीटली पेट्रोल पे चलती थी, बट देन वी लुक के इको फ्रेंडली बनाना चाहिए, एज ग्लोबल ही वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। तो हमने जो है कंबशन से स्विच किया टुवर्ड्स द हाइब्रिड। तो इस ईयर हमने LV हाइब्रिड बनाई थी, जिसमें हमने FS UK में पार्टिसिपेट किया था। वी वर द ओनली टीम फ्रॉम द पाकिस्तान रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन द FS UK, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से कम्पीट किया। हमारे हमें सपोर्ट जो है, हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। साथ में हम स्पॉन्सर्स जो है DP वर्ल्ड, PSO, मिडास, हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल, इन सब ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इन सब की सपोर्ट की वजह से वहाँ पे हमने अच्छे से कम्पीट किया है एंड वी विन दी लर्न एंड कम्पीट अवार्ड ओवर द ईयर। एंड आयशा, कितनी और कंट्रीज ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था? अराउंड 56 कंट्रीज 56 कंट्रीज में आप पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए जीत के आए। तो आप बताइए कि क्या प्रोजेक्ट है ये, और देखिए एक कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, उसकी यूटिलिटी या फिर उसकी प्रैक्टिकलिटी कम होती है, लेकिन वो अपनी एक उसके लिए बनता है। इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, आगे क्या देख रहे हैं आने वाले 5-10 सालों में कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ जाएगा और कैसे हो? और कंपनीज ने क्या आपको अप्रोच किया है, कॉर्पोरेट्स ने राब्ता किया है कि हम इसको एक मासेस के लिए बनाएंगे? बताइए प्लीज। सबसे पहले तो हम हर साल इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं। जैसे अभी हमने 8 कार्स पहले पास में बनाई है, ये हमारी 9th कार है। तो इसमें ये पहली हाइब्रिड कार है, ये पहली कार है जिसमें हमने विंग्स इंट्रोड्यूस किए। इसके बैक पे विंग्स लगाए, इसके फ्रंट पे विंग्स लगाए, ताकि ये फास्ट स्पीड में टर्न्स ले सके, इंस्टेंट टर्न्स ले सके। एरोडायनेमिक्स इसकी बेहतर की है बिल्कुल। तो हर साल कोशिश यही होती है कि बेहतर करें। अभी हमारे आगे गोल्स ये हैं कि हम इंजन पे रिलाई कम करें और बैटरीज पे ज़्यादा करें। तो ये LV थी, लो वोल्टेज हाइब्रिड कार थी। अगले साल हम HV बनाएंगे, तो हर साल आधा और बिल्कुल। तो इस पे कॉस्ट क्या आती है? वो जो सरवत ने सवाल किया ना कि यानी लोग अगर उसको इस्तेमाल करेंगे जी तो एक्सपेंसेस पे लगा है। कुछ चीज़ें होती है जो हम रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे इंजन हो गया, डिफरेंशियल हो गए और भी, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हमें हर साल नहीं बनानी पड़ती। जैसे गाड़ी की बॉडी है, वो हमें एक रूल बुक मिलती है UK की तरफ से, FS UK की तरफ से, हमें वो रूल बुक फॉलो करनी पड़ती है। उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं। हम एक विंडो में अगर दिखाते रहे, मैं कहूँगा प्रोड्यूसर साहब इसको ज़रा एक विंडो में अगर उनकी दिखाते भी रहे प्रोजेक्ट, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम किस बारे में बात करें। जी ये बात, जी बोलिए। लाइक Formula 1 कार, देखिए यार क्या अमेजिंग की तरह है। बिल्कुल। तो इसमें आपको कितना अरसा लगता है एक गाड़ी मैन्युफैक्चर करने में? 1 साल डिज़ाइनिंग फेज होता है और 1 साल मैन्युफैक्चरिंग फेज होता है। लेकिन तो 2 साल। इस साल हमने एक ही साल में बनाई, मतलब आधा साल हम डिज़ाइनिंग की है और आधा साल हमने मैन्युफैक्चरिंग की है। तो जैसे फॉर्मूला 1 तो हम देखते हैं कि वो रेसिंग में, और तो आपकी गाड़ी आप समझते हैं कि आगे आने वाले सालों में बड़े बड़े सुपरस्टार रेसर्स उसको इस्तेमाल करेंगे? कर सकते हैं, बिकॉज इसकी स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर है। तो इस लाइक ट्रैक पे तो गाड़ी मूव कर सकती फॉर द रेसिंग। लेकिन अगर जो है हम जर्नली लाइक कराची के रोड पे बात करें तो वहाँ के लिए पॉसिबल नहीं है। कराची के रोड पे तो आयशा ट्रैक्टर्स, हवाई जहाज सब रुक जाते हैं। मैंने साइकिल ली हुई है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट।
यूटिलाइज हो सकती है, तो ऑब्वियसली इसमें कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना एंड अलोंग विद गवर्नमेंट सपोर्ट साथ में। ये हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने खुद ही सवाल जवाब होते हैं ना, जब भी तो इतनी अच्छी चीज बनती है। बिल्कुल। सवाल तो ये कि हाँ हुकूमत की तरफ से क्या आपको क्या अभी सपोर्ट तक मिली है अभी तक? फ्रॉम द गवर्नमेंट हमें जो हमारा नस्ट है जो हमें गराज प्रोवाइड करता है, उसके अलावा जो भी हमारे पास स्पॉन्सर्स है वो भी मिलते हैं। इसके अलावा जब हम यूके गए थे तो हमारे पास वहाँ पर एक इकोनॉमिक मिनिस्टर थी हाई कमीशन यूके, डॉक्टर समीना जहरा, उनकी हमें सपोर्ट थी इस तरह से कि वो हमारे पास गैराज में आई थी हमें देखने के लिए। इसके अलावा वी वेंट टू मैक्लेरन टेक्नोलॉजी, उनका एक पूरा प्लांट था, वहाँ पे हम गए थे, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, उनका जो भी नॉलेज था उन्होंने हमें ट्रांसफ़र किया। तो इस तरह से गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती रहती है। उसके अलावा ये विद इन आवर सेल्फ वी कॉल आवर सेल्फ एज अ क्रेजी वन, तो ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो हम कह सकते हैं कि हमें थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेट रखती है और हम इसी तरह से जो भी रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग गाड़ी में। अच्छा आप ये बताएं कि वैसे तो लड़कों का तो ये होता है, ये बचपन से ही रुझान होता है कि भाई कार्स, मोटरसाइकिल्स और ये हैवी बाइक्स लेनी है और ये करना वो करना, आज कैसे रुझान इस तरफ हुआ? बस स्टार्टिंग से एक मोटिवेशन थी, एक पैशन था, लाइक शौक था, और जब आपकी मोटिवेशन हो तो फिर कोई चीज़ रोक नहीं सकती, भले आपका जेंडर ही क्यों ना हो। सही बात है। तो आयशा फ्यूचर में क्या देखती हैं कि आपकी ये फार्मूला कार जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में या बाहर के मुल्कों से आप compete कर सकते हैं इसको? सो फार्मूला 1 इज़ अ रेसिंग कार, ये भी रेसिंग कार की उसमें आती है, कैटेगरी में आती है। तो इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? ये आप सीधे के देख के ही सकते हैं, only one can say। नहीं थोड़ा सा मजा भी होना चाहिए ना, फन भी होना चाहिए। आप अब इतनी चीजें कर रहे हैं वो ये वो, तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट क्या करते हैं उसके लिए? तो गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, एक दूसरे का गेट टुगेदर, क्या होता है? कह रहे नहीं नहीं आप क्या समझ रहे हैं, ये वो वाली गाड़ी नहीं है। जिस तरह से फार्मूला F1 कार्स होती हैं, बिल्कुल। अब हम उनको फार्मूला क्यों कहते हैं? बिकॉज इनको रूल से एसोसिएट किया जाता है। हमारे पास सेट फार्मूला इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स है, वहाँ से हमें रूल्स मिलते हैं, उन रूल्स को थॉरली पढ़ते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन रूल्स को चेक करते हुए पूरी गाड़ी बनती है। उसके बाद FS UK का जो कॉम्पिटिशन है उसमें हमारे पास फर्दर 3 क्लासेस होती हैं, एक FS क्लास है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लास है और लास्ट वन इज अ ड्राइवरलेस क्लास। तो हमने जिस क्लास में लास्ट ईयर कम्पीट किया था वो कंसेप्ट क्लास थी। इस साल जो हमने कम्पीट किया थी FS क्लास। FS क्लास में फिर फर्दर डिवीजन्स हैं जिसमें डिज़ाइन इवेंट हो गया, स्क्रूटनिंग हो गई है, या जो भी आपके पास बिजनेस प्लान की भाई प्रेजेंटेशन। बेहतरीन, मतलब आई एम सो मोटिवेटेड जस्ट टू सी यू गाइस, बट आप इनके सवाल को सीरियस ना ले, ये कुछ और बात कर रहे थे, ये हमारा इनसाइड जोक है। हमें आप पर फख्र है, आप तीनों पर, आप जैसे कितने ही नौजवान पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, सब पे फख्र है, सलूट पेश करते हैं आप लोगों को अब, और मजीद आप तरक्की करें, पाकिस्तान को एक जगमगाता सितारा बनाए इस दुनिया के नक्शे पर, यही उम्मीद है हमारी। बिल्कुल, आप हमारे यूथ लीडर्स हैं और आज हम बहुत खुश हुए कि आपको इंटरनेशनल यूथ डे पे हमने बुलाया और सेलिब्रेट किया। फिर हम आपको एक दफा फिर बुलाएंगे, कुछ नया बनाएंगे, कुछ इसी में आउटडोर करें ताकि हाँ, अपनी रेसिंग कार के साथ आप नजर आए। सो थैंक यू सो मच, आप लोग आए, टाइम दिया। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे राइज एंड शाइन के साथ, कहीं मत जाइए, बहुत कुछ है हमारे पास। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देख ली हैं, जो भी इस वक्त तक की टॉप स्टोरीज थी वो भी आपने देख ली हैं। तो आज हम मुल्क के मेहमानों का दिन मना रहे हैं, यानी यूथ, जो यूथ इंटरनेशनल यूथ डे पे हम अपने वो सारे हीरोज को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो अनबिलीवेबल काम कर रहे हैं। हमारे पास एक कितने परसेंट यूथ है हमारे? 35% हमारी यूथ है पाकिस्तान, 65% यूथ है हमारी। दैट इज अ ह्यूज नंबर ज़ुहैब, मतलब पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो आज पाकिस्तान में बड़ा खजाना आपके पास है, इतनी बड़ी रिसोर्स आपके पास है। दुनिया में यूरोप में आप चले जाएं, लोग या उधर भी अमेरिका, लोग कहते हैं हमें वर्कफोर्स चाहिए। बिल्कुल, यानी हमें लोग चाहिए काम करने के लिए, यंग लोग चाहिए काम करने के लिए, और हमारे पास यंग टैलेंट बैठा हुआ है, जाया भी हो रहा है, कुछ अपनी मेहनत करके आगे निकल रहा है, शाइन कर रहा है, अर्शद नदीम की तरह, बच्चों की तरह जो इससे पहले हमारे साथ हम बात कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म्स मिलने की जरूरत है हमारी यूथ को, हमारे स्पोर्ट्समैन को, वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे। तो एक छोटा सा पैकेज है हमारे पास, आप वो देखे फिर आप, और उसके बाद हमारे साथ कुछ गेस्ट भी है। पाकिस्तान में नौजवान आबादी 65% है, जिससे फायदा उठाकर मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है।
नौजवान आबादी वाले मुमालिक में पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो इस वक्त मुल्क में नौजवानों की तादाद किसी भी दौर के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में नौजवानों के सबसे बड़े मसाइल तालीम और बेरोजगारी है। बदकिस्मती से रहनुमाई न होने की वजह से ये नौजवान आबादी चैलेंजेस का शिकार है। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। चंद बरस बाद यही बच्चे नौजवानों की फहरिस्त में शामिल होंगे। बगैर सिमत, बगैर हुनर और बगैर तालीम के नौजवानों की ये बड़ी तादाद मुल्क की मसाइल में किस तरह इजाफा करेगी, ये लम्हा फिक्रिया है जिस पर संजीदगी से काम करने की जरूरत है। आइन के आर्टिकल 25A के तहत मुफ्त और लाजमी तालीम रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस पर अमल होता कहीं नजर नहीं आता। हमारा तालीमी निजाम पुराना हो चुका है, इसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। दुनिया में हर रोज जद्दत आ रही है, इसे मद्देनजर रखते हुए तालीमी निजाम को अपडेट करने की अशद जरूरत है। हुकूमत को ऐसी स्कीम्स बनानी चाहिए जिससे यूथ को न सिर्फ हुनर और तालीम मिले बल्कि इनका रोजगार भी यकीनी हो। इन्हें इस तरह तैयार किया जाए कि वो मुल्की और आलमी डिमांड्स पर पूरा उतर सकें। इस तरह मुल्क से न सिर्फ बेरोजगारी का खात्मा होगा बल्कि ये नौजवान मुल्क की तामीर और तरक्की में भी अपना बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे। कितनी सही बात है ज़ुहैब कि ये 65% नेगेटिविटी में भी जा सकते हैं और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी ये लम्हा फिक्रिया भी है। आपके पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्योंकि जितना ये प्रोडक्टिव हो सकता है, ये यूथ आपके लिए काम कर सकती है, उतना ही काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है अगर आप इनको अनअटेंडेड छोड़ देंगे और मिसगाइडेड छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे पास, इस पर बात करने के लिए कि क्या बात हो रही है ऐवानों में, जिन ऐवानों में लोग इलेक्ट करके भेजते हैं अपने नुमाइंदों को, वो क्या बात करें ऐवान में, तो इसलिए इसके लिए हमारे पास एक गेस्ट मौजूद है। प्रोविंशियल असेंबली के MNA माज महबूब साहब हमारे साथ यंग पार्लियामेंटेरियन है। MQM से इनका ताल्लुक है। जी तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप कैसे? ठीक है हम लोग बिल्कुल ठीक। मुझे लगा फॉर्मूला की गाड़ी के बाद एक और हमारे पास छोटे से बच्चे आए हैं। नहीं, और देखिए माज ने फिर वो कोशिश की है कि थोड़ा सा मैच्योर लुक लाए। बट यू आर द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन। सबसे पहले तो बहुत मुबारक। यहाँ पे कैसे पहुंचे, क्या ख्वाब देखे और क्या पाकिस्तान की यूथ के लिए आप ख्वाब देखना चाहते हैं? देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में अपनी जो एक तलबा तंजीम है MQM की, उसमें काम करता था और MQM की रिवायत रही है कि पढ़े लिखे नौजवानों को ऐवानों तक पहुँचाया। उसकी जीती जागती मिसाल में आपके सामने हूँ। मैं आई एम द यंगेस्ट MP इन पाकिस्तान और उसमें एक MNA है हमारे, लेकिन MPs में मैं यंगेस्ट हूँ। और इस तरह पॉलिटिक्स फिर पार्लियामेंटेरियंस अगर हम देखें तो 70 साल 60 साल के एक्सपीरियंस के साथ लोग जाते हैं। उस पर मुझ जैसे नौजवान को MP में टिकट देना, हाँ एक्सपीरियंस ही था, लेकिन सियासत हमने। तो आप किस एजेंडा के साथ वहाँ गए हैं और आप कौन सा एजेंडा पुश करना चाहते हैं एज ए यूथ ऑफ पाकिस्तान? देखें, मेरा मकसद ही यही है कि 26 ईयर ओल्ड मेरी एज है। मैं चाहता हूँ यूथ को इंगेज रखकर यूथ के मसाइल को ज़्यादा करूँगा। मेरी ज़्यादा इंगेजमेंट भी नौजवानों के साथ रहती है। जिस तरह अभी रिसेंट MQM पाकिस्तान ने 28 जुलाई को एक यूथ कन्वेंशन प्रोग्राम रखा। यूथ कन्वेंशन प्रोग्राम का मकसद ये था कि जितना शहर के यूथ हैं, कि मतलब पूरे सिंध के यूथ हैं, उनको इंगेज करें, उनके मसाइल सुनने में। हमने स्टार्टअप्स दिए उनको बताया कि 1 ग्रेड या 2 ग्रेड की नौकरी के पीछे नहीं भागो। डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, ई-कॉमर्स के स्टार्टअप्स हैं, और अब तो IT के इतने कोर्सेज आ गए हैं। तो हम तो MQM पाकिस्तान यूथ पे बहुत काम कर रहे हैं। जी अच्छा, माज ये बताएं कि एक आम आदमी की हैसियत से और एक वोटर की हैसियत से, जो आपके हल्के के वोटर्स थे, उन्होंने आपको वोट दिया, उनका परसेप्शन और उनका एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि वो उस हल्के के मसाइल हल कराएगा, वो पार्लियामेंटेरियन, वो MP है। हालांकि अगर इसको स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो ऐसा नहीं है। हल्के के मसाइल लोकल बॉडी से हल होंगे और पार्लियामेंटेरियन जो इलेक्ट होकर गया है वो पॉलिसी मेकिंग में और जो भी कवानीन, ऐसे ही इसको जरा वाज़ेह करें। ऐसे ही भाई मैं फंसे हुए आप? मैं कानून साजी इदारे से मेरा ताल्लुक है और हम कानून साजी के इदारे, लेकिन हमारे लोग जो शहर की बदकिस्मती के साथ, ना उनको पानी मिल रहा है, ना उनको सेवरेज मिल रहा है, ना उनको गैस मिल रही है, ना उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, रोड मिल रहा है, वो किससे मांगेगा? बेसिक उसकी फरियाद ही मुझसे होगी ना। अच्छा, फरियाद लोग जब करते हैं जब आप उनके हल्के में होते हैं, वो आपसे जब भी मांगेंगे। तो हमारा MQM का हमेशा रिवायत रही है हल्के में रहना। अच्छा, लोकल बॉडीज़ के हवाले से MQM का ही और हमारी जमात का ही राय कि 140A के तहत इख्तियारात का निचली सतह तक होना चाहिए, ताकि मेरे पास लोग आएँ तो वो बोले माज फला बिल के ऊपर काम करना, फला कानून साजी करनी है, पानी बिजली गैस पे बात नहीं करें।
कल को जब 5 साल बाद गुजरे तो ये लोग ना बोले कि माज ने फला पानी नहीं करा, बल्कि लोग बोले माज ने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कानून नहीं पास कराया। अच्छा, बात ये बताएं कि यूथ क्या सोच रही है इस वक्त, कितनी पुरुम्मीद है, सियासत से डिप्रेस हो चुके हैं, अपसेट हो चुके हैं, सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते या करना चाहते हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए ज़ुहैब भाई, तारीख का अगर मुताल्ला किया जाए तो कहीं भी इनकलाब, जहाँ भी इनकलाब आया उसकी क़यादत नौजवानों ने की है, और नौजवान एक बेहतर माशरे में मुस्तकबिल और एक बेहतर तब्दीली ला सकते हैं। अगर नौजवान आगे नहीं आएंगे तो फिर मुल्क चलता रहेगा इस तरह। और मैं तो उन शरीफों और वो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, सारा मलबा जो बुराई है इस मुल्क के अंदर उन शरीफों पे डालूंगा कि आपके ना आने की वजह से आगे नहीं, सियासत बहुत बुरा है, सियासत बहुत बुरा गेम है, लोग बड़े बुरे हैं। तो भाई जब आप नहीं आओगे अच्छे लोग तो फिर बुरे ही आएंगे। आने कौन देता है सरवत? नहीं ज़ुहैब भाई, सब अगर आप मतलब क्या इस पे बात की जाए? आप मुझे ये बताएं कि जो कन्वेंशन, आप यूथ कन्वेंशन जो हुआ उसका क्या एंड रिजल्ट क्या निकला, और उससे क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लिंक किया गया कि जी आईटी में हम इतने हज़ारों बच्चों को फ्री एडमिशन देंगे या उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे या उनके फ्यूचर के लिए करेंगे। तो ये कन्वेंशन का एक तो क्या मुद्दा था और उससे रिजल्ट क्या निकला और उससे रिलेटेड चीज़ें क्या हम फ्यूचर में देखेंगे? कन्वेंशन से अलहमदिल्ला 7000 प्लस हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो गई हैं। उसमें अब हम ये कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स, उनको डिफरेंट 100 स्टार्टअप्स दे रहे हैं ऑनलाइन, और सेकंड चीज़ उनको इंगेज कर रहे हैं अपने साथ। हर MPs अपने हल्के में उन नौजवान जो यूथ कन्वेंशन में उनको इंगेज रख रहे हैं, उनके जो भी मसाइल हैं उनको सुन रहे हैं। उसके अलावा जो MK पाकिस्तान के गवर्नर सिंध है कामरान खान किशोरी साहब, वो IT इनिशिएटिव पे तो आप देखेंगे तकरीबन 50,000 प्लस स्टूडेंट्स वहाँ से IT कोर्स करके निकल चुके हैं, जिसमें मैं देख रहा हूँ मेरे हल्के के लोग जो आज $1000, $600, $900 कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि स्टार्टअप्स। बिल्कुल, ये बताइए कि जो रिवायती पॉलिटिक्स है जो हम देखते हैं, आप बड़े हो गए जर्नलिज्म में, बयानबाजी, एक दूसरे को बुरा भला कहना, फिर इलेक्शंस आ रहे हैं तो कौमियतों के नारे, और फिर ये चीज़ें हमने देखी। तो आप क्या समझते हैं, इसको तब्दील करना चाहेंगे? तब्दील हो रहा है? यंग पार्लियामेंटेरियन जो आ रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के, हामनी है उनके दरमियान, अपना नज़रिया अपनी जगह, लेकिन काम को आगे भी चलाना है, नहीं वो क्या सोच है? नहीं, सही बात है ज़ुहैब भाई, अगर जब तक अच्छा रिलेशन नहीं होगा, अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो शहर क्या, सूबे क्या, मुल्क भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो तमाम सियासी जमातें, और सही कह रहा है यंग पार्लियामेंटेरियंस, मैंने देखा हमारी लेफ़्ट जानिब, राइट जानिब, तमाम लोग, अच्छे लोग इस बार पार्लियामेंट में आए, सीधे असेंबली के अंदर, तम से अच्छा कोऑर्डिनेशन है सबसे, और अच्छी जो भी बात होती है मिल बांट के बात करना, फना कानून के ऊपर अगर कोई रेजोल्यूशन लेकर आ रहा है करारदाद, तो बैठ के बात करना, उसके ऊपर लॉबी बनाना कि हम फला करारदाद लेकर आ रहे हैं, आपकी सपोर्ट चाहिए। तो आप साथ हैं इसमें? सिंध गवर्नमेंट जो प्लांटेशन से मुतालिक बहुत काम कर रही है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हल करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोशिश की जा रही है। मैं तनकीन तो नहीं करूँगा किसी सियासी जमात पर, मगर 16 साल आज इस शहर में, इस सूबे में हुकूमत उनकी रही, लेकिन कश्मीर से कराची तक एक यूसी हल्का तो छोड़ा, अभी यूसी दिखा दे मौत में। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब भी हम डाइनिंग टेबल पे ये बातें करती हैं, दीज आर डाइनिंग टेबल टॉक्स जो हर घर में होती हैं, कि जब कराची को लेके बात होती है तो सब कहते हैं जी यहाँ पे बड़े मसले हैं। जैसे पंजाब में फिर कहते हैं कि जी एक पार्टी हेड कर रही है तो वो उसका स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या एक विजुअल प्लेजर है, वो नज़र आता है। कराची को लेके ये इतने मसाइल क्यों हो जाते हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक बात करिए। मेरा हल्का इंतखाब जो है शायद वो लाहौर से ज़्यादा टैक्स देता है, जो मेरी मार्केट है वो लियाकताबाद है। उस लियाकताबाद में ना ऑरेंज ट्रेन है, ना रेड बस चल रही है वो जो लाहौर में चल रही है, ना ब्लू ब्रिज है, ना रेड अंडर बाईपास से कोई जा रहा है, कुछ भी नहीं दिया शहर को। शहर से 68% वफाक को टैक्स देता है ये शहर, और 95% सिंध को दे रहा है। उसके रिटर्न्स भी मिल क्या रहा है? 4000 अरब रुपए शहर को मिलने चाहिए, 400 अरब भी नहीं मिलने। मुझे बताएं, ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं वो, लेकिन एक चीज है जिस पर आपको भी सोचने की जरूरत है। आपके मेयर रह चुके हैं, वसीम अख्तर रह चुके हैं, 2 दफा रह चुके हैं वो, फिर आपका जो वोट बैंक यहाँ पर था, कौन इससे वाकिफ नहीं है कि कितने बड़े बड़े जलसे, लेकिन देखिए काम नहीं हुआ तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता, आप ये तस्लीम करेंगे कि उस तरीके से आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं है, और आपके लिए भी सोचने का ये मकाम है। ज़ुहैब भाई, 18वीं तरमीम के बाद तो हर चीज तो पार हो चुकी है सीएम के पास। अगर गटर ढक्कन भी लगाने हैं तो सीएम से पूछना पड़ेगा। देखिए 2002 से लेके जो सारा आपके ऊपर, आपके पास देखिए, अगर मैं बताऊं कराची की हमारे पास जो रिसेंट, मैं आपको ये बताऊं, ये मैंने भी एज जर्नलिज्म में ज़ाहिर वक्त गुजारा है। 2002 मुशर्रफ के दौर में जो आपके पास इख्तियारात थे, यानी लामुतनाही तरक्की जो मुस्तफा कमाल भाई के मेयरशिप में तरक्की आई है। नहीं, लेकिन देखिए ना, बुनियादी इस्लाहात जरूरी थी ना, वो इख्तियारात के टकराव की जानिब जो अब इस वक्त जा रहे हैं ना, वो बुनियादी इस्लाहात नहीं किए गए। आपने पैसा तो खर्च कर दिया,
लेकिन देखिए स्ट्रक्चरल चेंजेस जब की जाती हैं तो फिर चाहे वसीम अख्तर हो, चाहे मुर्तजा वहाब हो या कोई भी आए, वो फिर नाम नहीं रहते, फिर वो सिस्टम है जिसके तहत वो चल रहे होते हैं। आपने उस सिस्टम को जरा गौर नहीं किया उस पर। खैर कोई बात नहीं, आगे लियाकताबाद आपका इलाका है और उसमें इट्स अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड इलाका, वहाँ पे भी बहुत मसले हैं। उधर कोई ऐसी रेजोल्यूशंस हुई हैं जहाँ आपने मसाइल हल किए हैं? वहाँ के जो हेड हैं उस जगह के यूसी चेयरमैन, काउंसिल्स वगैरह, उनसे आप राब्ते में रहते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और जो सॉल्व हुई हैं उनके कुछ रिजल्ट्स बताएं। अच्छा ऐसा है बिल्कुल कि ज़ुहैब भाई ने ऐसी बात करी यंग पार्लियामेंटेरियन ने। अच्छा मेरी जो यूसी टाउन का लियाकताबाद के चेयरमैन है वो जमात इस्लामी से, वो भी यंग है और उनसे अच्छी कोऑर्डिनेशन में, अच्छी अंडरस्टैंडिंग में हम चाहते हैं मिलकर काम करें। अच्छा हम जब आए थे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन लियाकताबाद वो शहर है, वो इलाका है मेरा समझे आप, जिसने बहुत कराची के स्टार पैदा किए, चाहे वो उमर शरीफ भाई हो, फिर वो अमजद साबरी हो, फिर अमजद साबरी के वालिद साहब हो, फरीद साहब। तो बिल्कुल जब हम लोग आए, अच्छी कोऑर्डिनेशन थी जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के साथ, हमने तकरीबन सेवरेज का तकरीबन अच्छे खासे मसाइल 70% मसाइल हमने हल कर दिए, और वो लास्ट ADB फंड जो थे उसके तहत हुए, जो कि हमारे ही एमपीशिप के थे। वो जितने डिले होते हैं, सिस्टम आपको पता है किस तरह का चलता है, वो अब तक आते रहे। तो उसके बाद तकरीबन 30, 40 स्ट्रीट जो हैं, तो लियाकताबाद की बहुत बड़ी बड़ी गलियां हैं, वो अब तक पेवर ब्लॉक से हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्तों में भी आगे जाएगा। जो पानी का एक मेन इशू था, सबसे ज्यादा मेन इशू, वो हमने अपनी असेंबली के अंदर, मैं बोलता हूँ ऐवान के अंदर मसले हल होते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? शाहिद खान अब्बासी ने बात की, उन्होंने कहा कि PSDP का जो यानी बड़े प्रोजेक्ट जो विफाक की तरफ से मिल रहे हैं सूबों को, उन्होंने ये कहा कि अगर मुल्क को तरक्की करना है तो विफाक की तरफ से ये मेगा प्रोजेक्ट्स का जो फंडिंग मिलती है और विफाक पे बोझ पड़ता है, इसको कट करना पड़ेगा। तो ज़ुहैब भाई फिर तो शहर कराची में 1-2 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, मैंने देखा ग्रीन लाइन बनी, वो भी टावर तक नहीं जा सकी, वो भी नुमाइश पे रुक गई। तो इस तरह तो शहर के सही है, पंजाब में पूरी हुकूमत नवाज शरीफ और PMLN की है, लेकिन हम KPK में PTI की है, लेकिन हम फंसते किधर है? सिंध के अंदर। सही है, एक सिंध के अंदर एक पीपल्स पार्टी, उसके बाद कराची, सिर्फ सिंध में शहर कराची, पूरा सिंध तबाह बर्बाद है। अगर देखा जाए, हम तनकीद नहीं करते, मेरे हल्के में जो लियाकताबाद शहर का दिल है, बीच है, एक स्कूल वहाँ ऐसा नहीं है जिसमें स्कूल की डेस्क मौजूद हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है। सही, ये कहाँ होता है? दुनिया चांद पे जा रही है और हम बच्चे बेचारे, अभी भी मैंने वाकया देखता आ रहा हूँ न्यूज़, अभी एक बच्चा फिर गटर में गिर के मर गया। बिल्कुल ज़ाहिर है, ये तो प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी एक अपनी जगह हकीकत है कि कराची माज से हम इजाज़त लेते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास हमें बड़ी चीज़ें हमें दिखानी। माज बहुत अच्छा लगा बात करके। यंग लोग जब आपस में बात करते हैं तो जेन्युइन मसाइल पर और हम ये कोशिश जारी रखेंगे माज के आपसे राब्ते में रहे और आप हमें इस बात पे अपडेट करते रहें कि और कितनी यूथ को और कितने यंग लोगों को आप उन लीडरशिप जगहों पे रख रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान ज्यादा तरक्की कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे और हम मुलाकात करेंगे। दीगर जमातों के भी यंग पार्लियामेंटेरियंस को मदऊ किया जाए। बिल्कुल, नॉट जस्ट ऑन इंटरनेशनल यूथ डे, बट हम जनरली भी बहुत इंकरेज करते हैं कि यूथ को हम आगे लेकर आए, आपके सामने लेकर आए। एक छोटा सा पैकेज है कराची की, तो मसाइल की हम कराची की भी बात करेंगे। उरूसुल बिलाद है ये, और ये शहर अकोमोडेटिव शहर है। पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पर आते हैं, रोजगार भी कमाते हैं। कराची वेलकम करता है, कराची के मसाइल का एक अंबार भी है, ये अपनी जगह हकीकत है। तो मुश्किल जरा और फाइनेंशियल सेक्टर है, एक हब है जहाँ से पूरा पाकिस्तान जो है वो फैसिलिटेट होता है फाइनेंशियली। क्या कर दिया यार, है ना? इतनी भूख लग रही है और चपली कबाब सामने आप ले आए भाई। बेहतरीन बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसी ऐसी जगहें हैं जो पूरे दुनिया में और हिस्ट्री में बहुत अहम वो जगह अपनी रखती हैं। मतलब बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए ये एक अनबिलीवेबल जगह है जहाँ पे वो आके अपने वो सारे हिस्टोरिकल रिलीफ देख सकते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं नजर आएंगे। जैसे हम बात करते हैं, अगर आपको बात करने का फन आता है तो आप किसी भी चीज से, दीवारों से भी बात कर सकते हैं। आपको वो जो घर है, एक पुराना घर है, वो भी बोल रहा होता है। बिल्कुल, अगर आप these walls, these bricks have seen history passing by years and decades of history. हमें इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है और हमारा और हम यही चाहते हैं कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान में
अनगिनत हैं, लेकिन उनको पब्लिसाइज नहीं किया जाता। 365 ने ये एक वादा किया है आप लोगों से कि हम वो सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस आपको बताएंगे जो ढकी छुपी हैं और उनके बारे में कम ही बात सिर्फ अपने शो में हम बात करेंगे बल्कि हमारे दीगर शोज हैं। 365 एडवेंचर्स है, एक प्रॉपर शो है हमारा जो इन्हीं चीजों को लेके है। हम जा रहे हैं, जरा बस चपली कबाब का एहतमाम करें, अब खाते हैं, नान छान मंगाइए भाई प्रोड्यूसर साहब। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताते चले हमारे पास बेहतरीन सितारे आज आसमान से जमीन पे सुबह सुबह हमारे स्टूडियो में आ गए हैं। उनका नाम है एजाज असलम और ज़ारा तरीन। हम छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। मैं ये खुद सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ कि और पतला लगूं। भाई रोशू के सामने कोई स्मार्ट नहीं लग सकता। तो we're just gonna try, we're gonna be back after a short break। कहीं मत जाइए, वापस आइए। जी तो नाजरीन वेलकम बैक। जैसे कि हमने आपसे वादा किया, आप ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको एक गिफ्ट पेश करेंगे। बिल्कुल 10:30 हो चुके थे, कितनी जल्दी 1.5 घंटा गुजर गया। सही बात है भाई। ये तो ऐसे गुजरेगा 30 मिनट्स। ये इस टाइम का पता ही नहीं चलता बिकॉज हमारे ऐसे सेलिब्रिटीज आज हमारे पास मौजूद है जिनसे बातें करते करते वक्त गुजर जाता है और हम कहते हैं ओ प्लेन लैंड कर गया है। बिल्कुल ये ऐसे ही होता है। मैंने भी कुछ टिप्स लेनी है अभी, है ना। तो जी हमारे पास इन लोगों के लिए कोई इंट्रोडक्शन जरूरत ही नहीं है। बस कैमरा पाकिस्तान का इधर आएगा। बेहतरीन नाम है ये। हमारे साथ मौजूद है एजाज असलम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और ज़ारा तरीन, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू आप आए और हमारे इस नए सेट पे, नए शो पे Congratulations on this new show by the way। बहुत अच्छा सेट है, बहुत अच्छा है, very nice। जरा डिफरेंट सा हमने सोचा बहुत अच्छा लग रहा I like कि वो ड्राइंग रूम से सेटिंग हट करे। भाई एजाज आपके लिए हमने हमारी पैकेज बनाने की मैं ये समझता हूँ कि जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब एजाज असलम का आप नाम लेंगे तो सबको वो सारे रिकॉल हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। लेकिन फिर भी जरा देखिए और वापस आइए। असलम शोबिस इंडस्ट्री का मुनफरिद नाम, जो भी किरदार अदा किया अमर हो गया। रोशू के किरदार से शोहरत हासिल करने वाले एजाज असलम को आज भी अक्सर लोग इसी किरदार के नाम से याद करते हैं। मॉडलिंग से लेकर एक्टिंग तक के सफर में एजाज असलम ने खुद को अदाकारी के साथ साथ फिटनेस के मैदान में भी मनवाया। एजाज असलम एक बेहतरीन ड्रेस डिजाइनर भी हैं और हैवी बाइक्स का भी शौक रखते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। भाई वाह, ये हैवी बाइक्स का जो सीन है जाजी, ये क्या है, ये कैसे शौक हुआ? ये शौक तो होता ही है, मतलब अगर है तो वो है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो था कॉलेज के ज़माने से, तो उस वक्त जब आप पैसे जमा कर करके अपना शौक पूरा करते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, फिर आई मूव्ड ऑन। फिर वो बाइक्स की तो बहुत सारी, 883 पे आए होंगे आप। हाँ 883 से पहले मैंने जब बहुत कॉलेज के ज़माने में स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने ट्रेल से उस ज़माने में ट्रेल्स बहुत ऊंची सी, और आपकी हाइट भी माशाल्लाह है कि आप, तो वो एक उस वक्त बड़ा एक फैशन होता था, वो वहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी। फिर क्रूजर्स पे आए, फिर आज हार्ले पे नजर आ रहे हैं। फिर वो एक होता है ना कि आप सोचते हैं कि यार यू ड्रीम ऑन, तो वो चीज़ें बस करता रहा। और वैसे वो रोशू का जो कैरेक्टर था उसमें वो मेरे ख्याल अभी कुछ 6 महीने पहले हुआ शायद। लगता है ऐसे ही है कि टाइम फ्लाइज बट यू रिमेन। ये पूरा एक बोलना चाहिए, टाइम फ्लाइज बट आई डोंट। टाइम इज नॉट फ्लाइंग ऑन अस। बिल्कुल। ज़ारा आप बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं। You are an absolute inspiration for so many young artists and for myself also. I remember मैंने ज़ारा का एक थिएटर प्ले देखा जो सामने खड़े हुए वो रो रही हैं और पूरा हॉल रो रहा है ज़ारा के साथ। That was unbelievable. मुश्किल काम है, आप बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिंग इज नॉट इजी। ज़ारा
बाएं हाथ का खेल है ज़ारा के। एक छोटा सा पैकेज हमने ज़ारा के लिए भी बनाया है, आप देखिए और वापस आइए। चेहरा, सितारा आंखें, हसीन लहजा और लाजवाब बातें। आज राइज एंड शाइन की मेहमान है खूबरू और पुरएतमाद फनकारा ज़ारा तरीन। ज़ारा तरीन ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया। स्टेज और फिर टेलीविजन की दुनिया उनके फन की असल पहचान बनी। ज़ारा तरीन के मशहूर ड्रामों में गुम, मुश्क, सात मुलाकातें, वो एक पल, जिंदगी तुझको जिया शामिल हैं। इनने हमेशा मुनफरिद किरदार अदा करने को तरजीह दी। यही वजह है कि उन्होंने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी वर्क का इंतखाब किया। ज़ारा तरीन को पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स के लिए भी नामजद किया गया। This is so true for you, Zara. Quality over quantity, always. Yes. So why aren't we seeing you on screen these days so much? कि जितना हम देखना चाहते हैं उतना नहीं आ रही है, आप थोड़ी बहुत शायद आ रही है। वो आपने पैकेज में बता दिया, quality over quantity. Yeah. But what is it that you look for in a project? जब project offer होता है, तो उसमें सबसे मोटी और सबसे important चीज आप क्या देखती हैं? It has to be super challenging. Challenging. It has to be. तो अगर जब उसमें चैलेंज नहीं होता और वो ऐसा एक कोई कैरेक्टर होता है जो हमने 1000 बार टीवी पे देखा हुआ है, तो मुझे I can't, मतलब। तो इजाज़ आप बताएं क्या मोटिवेशन, इतना साल काम करने के बाद कुछ कोई कैरेक्टर ऐसा रह तो नहीं गया होगा, यकीनन बहुत से कैरेक्टर्स किए, फिर रैम्प भी किया और कमर्शियल्स भी, कोई मोटिवेशन ब्रेक लेना? यार ये क्या बात हुई, मैंने सवाल किया तो आप ब्रेक ले। हम अच्छा छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारी लाइटें जगमगा रही हैं, वो कह रही हैं कि जी नीचे सितारे हैं, तो हम भी हम ये टेक्निकल एक थोड़ी सी चीज है हमारी, हम उसको जल्दी से रिजॉल्व करके शुरू हो गई है और बिजली बरस रही है इन लोगों के आने से। तो छोटी सी ब्रेक पे जाएं, वापस आए, विल बी राइट हियर। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छी खबर है कि लॉर्ड्स में मौसम साफ हो गया है, फोकास जो थी वो सही हो चुकी है और अब खेल दोबारा शुरू हो रहा है। इजाज़ असलम हमारे साथ है, ना सिर्फ वो एक एक्टर है बल्कि एक एंटरप्रेन्योर भी है। एक बहुत अमेजिंग बिजनेस आपने स्टार्ट किया और लोगों को, खवातीनों को और मर्दों को खुशबू से रंग दिया, और ना ही सिर्फ परफ्यूम्स बल्कि फेस वॉश और भी दीगर खुशबू से मुअत्तर कर दिया, स्किन रिलेटेड। तो ये इस चीज में आप कैसे आए इजाज़? सबसे पहले तो ये एक तो ये बात कि बिजनेस का बड़ा शौक है। अच्छा। बहुत काम किए जो मैं शौक से कर सकता हूँ ना, वो काम मैं करता हूँ। आई प्रेफर डूइंग दैट। ऐसे नहीं कि ये कोई कर रहा है तो उसको देख के स्टार्ट कर दिया। शौक था, आई एम इनटू हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग और वो सारा। तो बेसिक आइडिया ये था, स्किन केयर ब्रांड मैंने जब स्टार्ट किया कि चीज़ें जो हैं एटलीस्ट नेचुरल हों। सो आप खुद जब मार्केट में जाते हैं तो आप ढूंढते हैं उस तरह की चीज़ें। सो आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट अ ब्रांड जिसमें नेचुरल चीज़ों के साथ आप बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना सकें। तो फॉर्चुनेटली हिमानी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन पाकिस्तान, इनफैक्ट द बिगेस्ट ब्रांड। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपके साथ हम एक ब्रांड स्टार्ट करें, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड। तो फिर मैंने उनसे कहा कि यार प्रोडक्ट्स मैं खुद डेवलप करूँगा, आई मीन आइडिया मेरा होगा, डेवलपमेंट आप लोगों की एक्सपर्टीज़ होगी, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड यही डिफरेंस है कि बहुत सारे एक्टर्स आए और उन्होंने अपने ब्रांड्स बनाए, लेकिन वो चले गए। यू आर वन कंसिस्टेंट पर्सन जो उस ब्रांड के साथ लगे रहे, बिकॉज आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। आपको टाइम लगाना पड़ता है, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट। फिर हमने जब फ्रेगरेंसेस में आए तो मुझे फ्रेगरेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग का इतना आइडिया नहीं था, तो आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमने कोई 10-11 महीने पहले मैंने सीखी वो चीज़ें कि कैसे होता है डेवलप किया। फिर वी लॉन्च आवर फर्स्ट फेज़ ऑफ फ्रेगरेंसेस। हमने 5 फ्रेगरेंसेस किए, फिर 4 और किए। अब और आगे भी काम हो रहा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिन पे काम कर रहा हूँ मैं फ्रेगरेंस रिलेटेड। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और फिर मैं बड़ा मतलब एवरी डे आई वर्क ऑन इट। सो एवरी डे आई एम इन्वॉल्व, आई डू एवरीथिंग। तो फिर इस तरह मुझे और भी कुछ चीज़ें हैं, बिजनेसेस हैं जिनका शौक़ है, जिन पे मैं लगा रहता हूँ। हर वक्त कुछ ना कुछ होना ही चाहिए एक्टिविटी। एक्टिंग जो है वो भी पैशन है। और एक्टिंग, आपका जो सवाल था कि मोटिवेशन या क्या, तो मुझे लगता है एक्टिंग इज़ अ गेम, यू हैव टू एंजॉय इट।
सो आप जब तक एंजॉय कर रहे हैं ना, सो आपको मज़ा आ रहा होता है काम करने का। सो जैसे ज़ारा ने कहा, हर दफ़ा कोई ऐसी चीज़ या ऐसा रोल नहीं मिल रहा होता कि आप जो है आप उसको कर रहे होते हैं कि यार बस एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन फिर एक पॉइंट पे आप आ जाते हैं कि यू हैव टू बी सिलेक्टिव और आप देखते हैं कि यार हाँ इसमें कुछ मार्जिन है, वरना आदमियों के लिए रोल एक तरह के होते हैं, इसी तरह औरतों के लिए भी वो रोना धोना, और वो तो लड़कियां भी तंग आ जाती हैं एक पॉइंट पे आके, और जाहिर है आदमी भी। तो ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ एटलीस्ट मिले कि जिसमें आप कुछ इनपुट दे सकें, मैन्युफैक्चर कर सकें, आप एंजॉय करके उसको करें, तो वो बस ये। ज़ारा, फिल्म यूनिवर्सिटी, फिल्म इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। हाउ आर यू पार्ट ऑफ दिस, एंड उसके बारे में हमें थोड़ा अगर बताएं। Brilliant Pakistani director, we all know, Asadul Haq. He has launched Karachi Film School, and I found out about it. I've worked with him, and I feel like he's one of the most, I think visually he creates some of the most beautiful things. So I've always been a big fan of his and his work ethic. And for many years I was thinking, because I'm a photographer as well, तो मैं काफ़ी सालों से सोच रही थी कि इसको अब मुझे थोड़ा आगे लेके जाना चाहिए। तो बाहर ही का हम लोग सोचते हैं कि कौन से फिल्म स्कूल में जाएं, टाइम ऑफ ले लें। तो लकीली ही रिसेंटली हैज़ लॉन्च कराची फिल्म स्कूल, और आई जम्प्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम डूइंग 1 year डिप्लोमा इन सिनेमाटोग्राफी। तो कहाँ किस तरफ जाता देख रही है फिल्म इंडस्ट्री को? अब जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं उनसे सवाल ज़रूर करते हैं आप, क्या फ्यूचर हो सकता है? ये थोड़ा सा लोडेड सवाल है आजकल के माहौल में। तो वो जिस तरह आई फील कि हम सारे एक्टर्स भी अब सोचते हैं कि फ्यूचर कहाँ है, क्योंकि कंटेंट इज नॉट आगे नहीं बढ़ रहा, हमारा कंटेंट स्टैग्नेंट हो गया। तो आई थिंक कि प्रोबेबली वी हैव मच मोर पोटेंशियल इन द इंडी साइड ऑफ थिंग्स, वेब सीरीज, एंड वहाँ पे तो हम लोग इंटरनेशनली माशाल्लाह से our newer generation बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं। So keeping that in mind, and I feel even for actors, that is where you know, Sarwat, you've done some amazing things, Shurels and all of that. तो इस तरह की चीज़ें I think उस चीज़ के बारे में मैं I'm very excited. So that's part of the reason कि मैं I'm already an actor, I'm a photographer, and I wanted to go behind the scenes and खुद क्रिएट। हमेशा ये हमें सुनने को मिलता है ना कि अगर आपको कोई स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगती तो आप खुद बनाएं, खुद बना लें। तो मैंने बोला मैं खुद बनाएंगे। So that's हम नेबरिंग कंट्रीज में देखते हैं, हमने काम किया है फाइनली, इतने सालों के बाद हमने साथ काम किया है। भाई हम नेबरिंग कंट्रीज में देखते हैं कि बहुत सारी फिल्म यूनिवर्सिटीज हैं, और आज उनकी फिल्म इंडस्ट्री उन यूनिवर्सिटीज और यू नो इट्स लाइक एन इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, तो उससे बहुत होता है। इजाज, आप देखते हैं कभी अपने आप को कि एक फिल्म प्रोड्यूसर, बिकॉज सिनेमा इज द नेक्स्ट थिंग। आई मीन सिनेमा पॉकेट में भी है, सिनेमा आज फोन पे भी है, तो अपने आप को आपने, जैसे आई नो आप प्रोडक्शंस भी करते हैं टेलीविजन प्लेस की, फिल्म की तरफ कोई रुझान हुआ जाने का? आई वांट टू, बहुत दिल चाहता है, लेकिन मसला ये होता है कि फिल्म बिजनेस इज स्टिल अ वेरी रिस्की बिजनेस इन पाकिस्तान। आपको ये पता नहीं होता कि जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं हो जाती उस वक्त तक आप नहीं कह सकते कि ये चलेगी नहीं चलेगी, आपकी रिकवरी होगी नहीं होगी। तो जो लोग कर रहे हैं वो बड़ी हिम्मत करके करते हैं, और पैसे जो हैं वो आप लगा तो देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड बजट में रह के काम करना होता है। वाई? बिकॉज आपके पास सिनेमाज इतने ज़्यादा नहीं है कि आपकी रिकवरी उस तरह से हो। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो लोग बनाना चाहते हैं फिल्म्स, बहुत क्रिएटिव लोग हैं जो काम करते हैं लिमिटेड बजट्स, तो वो फिर भी बहुत कुछ कर जाते हैं लिमिटेड बजट में। लेकिन मुझे लगता है अभी भी अगले 4-5 साल और लगेंगे, बिकॉज अब सिनेमा के साथ साथ और सपोर्टिंग मीडियम्स बहुत आ गए हैं, जहाँ पे सिनेमा में आपकी फिल्म एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिजनेस कर जाती है, फिर उसके बाद आपकी रिकवरी होती है, चैनल्स भी है, फिर आप डिजिटल पे भी बेच देते हैं, फिर वो तो उस तरह से मिल मिला के वो हो जाती है। बट स्टिल we have to work in a very limited budget. क्रिकेट की बात ना हो ये नहीं हो सकता क्योंकि क्रिकेट भी पैशन है आपको, मुझे पता है कि वो कभी सबसे पहले तो हम अरशद नदीम की बात करेंगे। Yes. What an honor. Can we clap? Can we clap? पाकिस्तान। अरशद नदीम ने वो काम किया है जो मतलब एक आप देखें ना, पिछले चंद दिनों में पूरी नेशन जो है हमारी, दे हैव
हैप्पीनेस हमारा मूड चेंज हो गया, चेंज कर दिया है। और 100 साल ओलंपिक की तारीख में इतना बड़ा not only winning a gold medal but setting up a mark which is international standard, बहुत बड़ी बात है and it's an honor for Pakistan। 118-year-old record। क्या क्या इनामात उनको लोगों ने ऐलान किए हैं? हमने बना लिए, और हम उनको अकाउंटेबल करेंगे। जैसे गौहर रशीद ने कल जो पोस्ट की वो बहुत अच्छी थी कि जी जो लोग ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इनको इनामात दिए जाएंगे, उनकी रसीदें, हमें रसीदें चाहिए। Which is a fact। क्रिकेट के बारे में क्या, यानी थोड़ी खराब परफॉर्मेंस रही पिछले दिनों, बिल्कुल। और फिर अब दोबारा देखें शान मसूद आ गए और पूरी टीम पे भारी एक हमारे अरशद नदीम साहब थे। वो यही है कि अब देखें ना, अब हमारी जो यूथ है उसको सिवाय क्रिकेट के और कुछ सूझता नहीं, सब मोटिवेटेड उसी से रहते हैं, फैंसी गेम बन गया। तो अब अरशद नदीम ने प्रूव किया है कि यार आप दूसरी जगह भी जाएं तो दूसरे एथलीट्स उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन आई है कि जी अब हम एथलीट बन सकते हैं तो उसमें भी बड़ा नाम कमा सकते हैं, और बहुत मोटिवेशन बात करना चाहेंगे सर, क्लाइमेट चेंज पे बात करना चाहेंगे क्योंकि जो एक्टर्स होते हैं उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, लोग उनको उनसे मोटिवेशन भी लेते हैं। क्लाइमेट चेंज कैसे अगस्त आने वाला है, कुछ कैंपेन करें वो भी बताइए। मैंने तो अपना जो ब्रांड है उसके अभी उसके लिए हमने एक सेल डिस्काउंट प्रमोशन जो हम आज़ादी जश्न आज़ादी के उस पर लगाते हैं, तो उसमें मेरा जो है थीम है वो यही है कि प्लांट ए ट्री। बड़ा ज़रूरी है ग्रीनर पाकिस्तान या कोई किसी प्लांटेशन इसलिए ज़रूरी होती है आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, और बहुत सारा पोल्यूशन ख़त्म होता है। गर्मी आप देख रहे हैं कितनी हो गई है। जितने हम अपने बच्चों को भी एजुकेट करेंगे, मैं अपने बच्चों को भी करता हूँ, और स्कूल्स में भी अब ये एक चीज़ हो गई है कि लोग they encourage students to plant a tree। so ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, it will take time, but I think ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है हमारे मुल्क में जो एक जिसकी एक जो है ना मोमेंटम पकड़ रहा है। so planting a tree is very important। Zara, you'd like to say something, add to that? Yeah, I just I think कि जो climate change का जो issue है अब वो इतना आगे बढ़ गया है कि every country they have to internationally we have to get involved because unfortunately Pakistan is a very small country, बहुत छोटा मुल्क है, और हम इतना contribute नहीं करते वैसे climate change issues में जितना फ़र्क हमें पड़ता है। because in the north we have the glaciers। अब हम देख रहे हैं वो हर 2 साल से वो इतनी flooding हो रही है कि वो record breaking flooding। so पाकिस्तान I think हमारी government को इंटरनेशनली क्लाइमेट चेंज स्पेशली फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान हमारी गवर्नमेंट को इंटरनेशनली अपील करनी चाहिए कि हाउ कैन वी गेट हेल्प फॉर दैट। उसके लिए हमें मदद चाहिए होगी। हम प्लांट अ ट्री कर दें, हम कुछ भी कर दें, बट द थिंग इज कि वो इतना बड़ा इशू हो गया है और वो पूरी दुनिया में हो रहा है। इट्स लाइक कि दुनिया के टेम्परेचर फ्लिप हो चुके हैं, बट हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है उसका। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले हम देखें कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट वाइल वी गेट टू गोल। जब तक हमारे तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हम उन पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, रोड्स बनाएं, सेफ्टी करें, बट आई थिंक कि जब तक हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक प्रॉपर अपना गोल नहीं बनाएंगे या कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जी। हमारी एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट होती थी दुर्दाना भट्ट साहिबा, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी भी है, तो हम उनको ऑनर करेंगे, ट्रिब्यूट पेश करेंगे। पहले कुछ गेम्स की तरफ जो आपने अच्छा जी टीम ने बनाया ना, मगर हम पहले दुर्दाना जी के पास अच्छा उनका एक छोटी सी हमने वीडियो पैकेज बनाया है। बिल्कुल हमारी यादों में कंट्रीब्यूशन रही है, इनके यादगार ड्रामे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, एक जनरेशन इनको देख के जवान हुई है, और हमने हमेशा इनको हंसता मुस्कुराता और एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने बड़ा काम किया है। पाकिस्तान को इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन मिली है, और एक अनगिनत मतलब आप देखें कि जो घरों में आप जो सोचते हैं ना कि एक दादी और नानी कैसी हो सकती है, तो वो जो कैरेक्टर्स इन्होंने निभाए हैं ना वो मतलब अमर हो गए हैं। वो आंगन टेढ़ा तन्हाइयां, क्या बात है। बिल्कुल उस जमाने की क्या ही बात थी जी। ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। अच्छा जी, अब हम आते हैं कुछ लाइटर नोट पे।
यादों में वो जिंदा रहेंगी जिंदा रहेंगी। और हम उनके ड्रामे देखते रहेंगे। पूरी दुनिया ने उनके ड्रामे देखे हैं, उनको सराहा है और पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान की शान है दुर्दाना भट्ट साहिबा, तो हमने सोचा कि उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। बिल्कुल। एक लाइटर नोट पे हम रैपिड फायर करेंगे इजाज। होए होए ये मैं भी जब शो पे जाती हूँ मैं कहती हूँ प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन बिकॉज द टेबल्स हैव टर्न्ड नाउ आई कैन से दैट। ठीक है ना। तो इजाज और मैं नॉर्मली प्लेन में बहुत मिलते हैं। हाँ तो फिर हम होस्टेस से कहते हैं हमें बहुत सारी बातें करनी है, हमें साथ बिता दो, तो इसका बदला आप प्लेन में नहीं लेंगे। ठीक है ना। इजाज असलम, इनमें से आपके मुताबिक बेहतरीन अदाकारा कौन? फिर वही नाम। हाँ, सरवत गिलानी, ज़ारा तरीन या जुहैर। अच्छा मेरा नाम नहीं नहीं ये लिस्ट में नहीं है। युमना जैदी, हानिया आमिर या इकरा अजीज? यार मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर। कभी कोई जिसको एक जैसे कैरेक्टर मिल जाए फिर आप जज कर सकते हैं कि यार इसने अच्छा किया। बस यही वजह है इस प्रोलॉग करे कि आपने किसके साथ काम करने में मज़ा? आपने हानिया के साथ, मैंने काम किया युमना और हानिया के साथ, बट दे आर ब्रिलियंट। दे आर ब्रिलियंट एक्टर, व्हाटएवर दे डू, है ना। मेरे दोनों फेवरेट हैं। तो जवाब तो नहीं आया आपका? आपने वो कह रहे हैं तीनों बहुत बेहतरीन है। I'll go with that। आप हिरा से, अच्छा जी, ज़ारा इनमें से बेस्ट मॉडल कौन है? ठीक है, सदफ कंवल है, मेरीन सैयद है और नादिया हुसैन है। इनमें से कौन है? देखिए मेरीन और नादिया आइकॉनिक हैं और वो अपने टाइम पे दे वर ब्रिलियंट, अमेजिंग। बट आई फील मैंने सदफ को शूट किया हुआ है तो मुझे आई वुड पिक सदफ आउट ऑफ दिस लिस्ट बिकॉज शी इज स्टिल एक्टिव एंड शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। शी इज स्टनिंग। भाई इन क्रिकेटर्स में से इजाज एक्टर बन सकता है? बाबर आजम, शुएब मलिक या शाहिद आफरीदी? आई थिंक शुएब मलिक एक्टर बन सकता है। आपने तो गेम भी किया है उनके साथ काफी। वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड। वो बोलने में भी हाँ संभाल लेते हैं। टीम में भी काफी उन्होंने लर्न किया है। और टीम में तो वो प्लेयर तो वो ब्रिलियंट है ही, लेकिन जो टीम में लर्न किया उस पर मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन एक्टर इसी बुनियाद में तो आपने कहा एक्टिंग का पोटेंशियल तो की नहीं उन्होंने। एक्टिंग का पोटेंशियल है। सही है, हाँ समझ गया जो आप कह रहे हैं, समझ गया। अच्छा ज़ारा आप बताइए कि अगर ज़ारा मॉडल ना होती तो क्या होती? टिकटॉकर, सिंगर या टीचर? फोटोग्राफर। मैं मॉडलिंग के अलावा एक्टर, फोटोग्राफर हूँ, बट टीचिंग या मुझे लगता है कि टीचिंग एक बहुत ही सेटिस्फाइंग करियर है मेरी फैमिली में। इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग थिंग एंड इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी ऑनरेबल। आई थिंक ज़ारा आप बहुत अच्छी टीचर होंगी अगर असद की यूनिवर्सिटी में ही आप पढ़ के। हमने बात की है इंशाल्लाह इफ ही इज वाचिंग। हमने बात की है। I may be teaching photography there. इस मुल्क को दे सकते हैं बहुत कुछ। जी you can give back. It's an honorable profession and salute to all the teachers of the world. Underpaid, overworked. तो टीचर होती हैं आप, बिल्कुल सही। इजाज, इनमें से पहले तो हमने उनका पूछा है कि जो क्रिकेटर्स, एक्टर्स कौन हो सकते हैं। अब हम पूछेंगे, नाम वाले में फंसा है। अब हम पूछेंगे जी इनमें से, इन एक्टर्स में से बेस्ट क्रिकेटर कौन होते हैं? फहद मुस्तफा, फैसल कुरैशी या वहाज अली? फहद मुस्तफा वो तो खेलता है बहुत अच्छी, वो तो बहुत अच्छे खेलते भी है। उनमें कैप्टन बनने की सलाहियत है आपको? बिल्कुल है और गेम बहुत अच्छा है उसका। और वो जिस तरह अपना गेम शो करते हैं वो उसी तरह किसी की बारी नहीं आती। किसी की बारी नहीं आती वो अलग बात है, लेकिन वो एज अ कैप्टन के अंदर है। बिल्कुल सही। ज़ारा आप बताएं किस डिजाइनर का शो स्टॉपर बनना आप चाहेंगी? HSY, आसिम जोफा या दीपक परमानी? ओह माय गॉड, ये तीनों ही दोस्त हैं। All of them. Yes. हर साल ज़ारा को हम देखेंगे रैंप पे। All of them, तीनों इतने एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं और बहुत ही अलग काम है उनका। तो तीनों बिल्कुल ठीक है जी। हमारे आखिरी मकसद रिकॉर्ड करना चाहेंगे जो आप हमारी यूथ को, आज इंटरनेशनल डे है, 14 अगस्त आ रहा है, प्लांटेशन है, बहुत सारी चीजें। जरा प्लीज इजाज अपना कोई मैसेज देना चाहिए। मैं वही मैसेज अपना कंटिन्यू करूंगा कि इस दफा सिर्फ हम
अपने घर की छतों पर ग्रीन फ्लैग्स वो लगाते हैं, वो ज़रूर लगाएं, लेकिन प्लांट अ ट्री। और उसमें हम ये सोचते हैं ना कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या आए हमारे साथ या कोई और आए और आकर हमारी हेल्प करें, नहीं, आप अपने घर से स्टार्ट करें, अपनी गली से स्टार्ट करें, अपने घर से, अपने मोहल्ले से स्टार्ट करना ज़रूरी है। आपका कंट्रीब्यूशन वही है, तो आप स्टार्ट करें। मैं कल अपनी घर जहाँ मैं रहता हूँ उस गली को चेक कर रहा था, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि हर एक ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया हुआ। और जिस गली में मैं रहता हूँ वो बहुत ग्रीन थी, और कि मैं और फैसल कल गुजर रहे थे तो मैं फैसल को बता रहा था, देखो मेरी गली कितनी ग्रीन है। फैसल कहने लगा यार ये सबका सो यू फील हैप्पी, मूड चेंज होता है, जैसे बारिश होती है, मौसम अच्छा होता है, आपका मूड चेंज होता है। ऐसी ग्रीनरी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी अगली जनरेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। ज़ारा, एनी लास्ट मैसेज दैट यूड लाइक टू गिव? मैं एजाज के साथ अग्री करूँगी कि 14 अगस्त पे हम लोग फ्लैग्स और ये सब तो लगा देते हैं, बट हमें अपने मुल्क से वाकई प्यार करना शुरू कर देना चाहिए। You know, nothing like your own country. Yeah, I've left America to come back here. और of course थोड़ा सा दुख भी होता है जब हम ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारी यूथ है वो हम दुनिया में भी देख रहे हैं कि दे आर चेंजिंग द वर्ल्ड। तो हमारी यूथ, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुल्क छोड़कर ना जाएं, यहीं कंट्रीब्यूट करें, चेंज लाएं पाकिस्तान में, एंड लव योर कंट्री, यू हैव टू लव योर। ये बेहतरीन बात आपने की है। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप लोग आए सुबह सुबह हमारे लिए, आपने राइज और शाइन किया। ज़ारा और एजाज ने जो मैसेज दिया है बहुत ज़बरदस्त है, और मैं इसी मैसेज को कंटिन्यू करूंगा और शो का इख्तिताम करेंगे कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ये बेहतरीन मैसेज था। इन्हीं अल्फाज के साथ कल फिर मिलेंगे। राइज एंड शाइन विद अस, कल फिर आते हैं। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।